हे माला बीस पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। दैन चलिए, हम हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन स्टोरी होने वाली है। तो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, मुझे पता है स्टोरी आने में वह 1-2 दिनों का डिले हो रहा है। मुझे पता है तुम लोग मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाले हो, पर फिर भी मैं क्या ही कर सकती हूँ। थोड़ी सी ज़िंदगी में उथल पुथल हो ही जाती है। अच्छी वाली बिजी चल रही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे मैं फ्री हो जाऊँगी कंटिन्यू कर दूँगी, इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, अगर मन करे तो कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो तुम लोग, नहीं तो राधे राधे, ठीक है। देन चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, ओके ना। एक शख्स जिसकी सर पे बहुत सारी चोटें लगी थी, बहुत ज़्यादा, वो ऑलमोस्ट अधमरा हुआ पड़ा था। जहाँ पे दूसरा शख्स आसे ही कहता है इसे जहाँ कहाँ है वहाँ ले जाकर छोड़ दो। तो कहता है क्या? तो पहले वाला शख्स जो कि अधमरा हुआ पड़ा था वो बिल्कुल बेहोश था। दूसरे वाला कहता है सुनाई नहीं देता, जितना कहा है उतना ही करो और वहाँ जाकर छोड़ के आओ। इतना बोल कर वो वहाँ से उल्टे पैर चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, पसीने से भीगा हुआ। वहीं दूसरी तरफ 2 जने पहले वाले शख्स को उठा करके ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे होते हैं। एंड देन एक ओवर ब्रिज था, ओवर ब्रिज से सीधे उसे नीचे फेंकने ही वाले थे। और कहते हैं एक जो 2 पकड़े हुए था ना, उसमें से एक कहता है हे, इसी तो बोला है इसे वहाँ छोड़ कर आने के लिए। तो दूसरा वाला कहते हैं चलो जाने दो, हाँ हमें तो पैसे मिले हैं इसे मारने के लिए, और हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर हमने नहीं मारा और डेड बॉडीज़ के बारे में नहीं बताया तो फिर कैसे पता चलेगा? तो कहता है ये भी है, तो क्या करे ओवरब्रिज से नीचे फेंक देते, लोगों को लगेगा कि ये इसने आत्महत्या करा हुआ है। तो दूसरे वाला कहता है पर मुझे नहीं लगता यार, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, मत फेंको ना। तो कहता है अरे छोड़ो भी, इतना ज़्यादा फ्लाईओवर है कि किसी न किसी कार के नीचे तो जाएगा ही ये बोलते हुए कहता छोड़ो मुझे। और ये बोलकर जो शख्स को वो टंगा हुआ था उसको नीचे फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो बॉडी नीचे आती है, एक कार के ऊपर धड़ाम से गिरता है। अचानक से कार के बोनट पे एक बॉडी के गिरने की वजह से बॉडी तो नीचे जाके स्प्लैश हो गई थी, बट कार में बैठा हुआ शख्स पूरी तरीके से, कार वो सब कुछ बम्पर वम्पर पूरा हिल गया था। अचानक से ऊपर से, मतलब समझो कुछ आकर आपके इस पे गिरता है, कैसा लगता है, मतलब वैसा। उस लोगों के सर में चोट लगने की वजह से ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांग जी। कहता था तेरी के ये क्या हुआ? क्रिस, जो कि आगे एयर बैलून्स लगे होते हैं, अगर अचानक से ऐसे एक्सीडेंट वाले हालात बनते हैं तो उसके लिए उस एयर बैलून से अपना फेस बाहर निकालते हुए बेचारा अपना सर के निकले हुए कुबर को सिलाते हुए कहता है मुझे क्या पता बॉस, हाँ वो कहावत तो सुना था, आसमान से टपका खजूर में अटका, पर हमारी कार पे क्यों टपका? ये बोलकर वो बाहर देखने आता है। आते कहता लवा लवा ये तो, और फिर वो उसे चेक करता कहता है इसकी सांसें चल रही है पर ये बहुत अधमरा है। वांग जी सामने आता है और अपना सर का चोट पकड़े हुए तरह कहता है शकल क्या देख रहे हो इसे? फिर वो उसे बहुत गौर से देख रहा था। सामने खड़ा शख्स बहुत ही पतला दुबला लंबा सा फ्रिजाइल सा बॉडी, जिसके हैंड्स बहुत पतले पतले थे, नाखून, एंड उसने अच्छे कपड़े वेयर किए हुए थे। एंड वो उसके बाद कहता है इसे कार में डालो और हॉस्पिटल लेकर चलो। इतना बोलकर वो दोनों मिलकर उस बॉडी को कार में डालते हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी लगातार उस शख्स का फेस देख रहा होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल में आने का उस बॉडी को देते वक्त वांग जी कहता है इसे बचाओ। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान था, क्योंकि वांग जी जैसा शख्स जो कि एक मल्टी मिलियनेयर टाइकून है, मतलब प्रति सेकंड की कीमत उसकी करोड़ों में है, समझो, वो किसी को बचाने के लिए लेकर आ रहा है। अवन वो किसी को टपका भी तो सकता है और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। डॉक्टर उसे ले जाता है, बहुत सारी टीमें लगी हुई थी उसे ठीक करने के लिए, एंड उसका इलाज चल रहा होता है जहाँ पे वांग जी बाहर में था। क्रिस साथी कहता है मेरे तो ऐसे छोटे छोटे अल्लू निकले हुए हैं कुबर, लेकिन आपको तो सर फट गया है, आप तो बैंडेज करवा लो। वांग जी कहता है जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो ठीक है या नहीं मैं नहीं जाऊँगा। क्रिस कहता है आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आपका बिछड़ा हुआ भाई हो। ये बोलकर क्रिस वहाँ से मुंह बनाता हुआ चला जाता है। वांग जी सन था इस लाइन को सुनकर, एंड देन ओटी की तरफ देख रहा होता है, और उसके बाद कहता है पता नहीं
पर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। ये बोलकर जो हमारा वांगजी है वो वहीं पे खड़ा था, अपनी रुमाल जो उसका पूरा गीला हो चुका था, ऑलमोस्ट पूरा गीला हो चुका था, एंड फिर भी वो वहाँ से हटता नहीं है। वांगजी को जब ऑलरेडी आधा पौना घंटा बाद डॉक्टर आकर बोल देते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो उसके बाद वो जाता है, अपना बैंडेज करवाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी को नॉर्मल वीआईपी वार्ड में डाला जाता है, जहाँ पे उसके फेस को देखते ही वांगजी उसे अजीब सा लग रहा था, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्रिस आते ही वांगजी को ना उसको घूर कर देखते हुए कहता है, बाबा ये आपका बिछड़ा हुआ भाई है क्या? जहाँ पे वांगजी कहता है, सट अप, मेरा 3 ही भाई है और ऑलरेडी हम जिंदा हैं। तुम्हें लगता है हम कहीं खो गए थे कुंभ के मेले में? तो क्रिस कहता है, आप उसे घूर क्यों रहे हो? वांगजी कहता है, पता नहीं क्यों, मुझे ये किसी बच्चे की याद दिलाता है। तो क्रिस अपना सर खुजाते हुए कहता है, लावा खुद 30 साल के होने वाले हैं, उन्होंने शादी नहीं करी, अब उनको बच्चा कहाँ से दिख गया? तो वो कहता है तो घर ले चले, बच्चे की ट्रीटमेंट हो जाएगी तो पता तो चल ही जाएगा ना। तो वांगजी कहता है, सारा सेटअप घर के लिए करो। ये बोलकर वांगजी बाहर आ जाता है डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर से कहता है कि सारा सेटअप मेरे घर पे होगा और अपनी डॉक्टर की पूरी टीम भेजिए उसके लिए। जिसके बाद वांगजी सिर्फ साइन करता है पेपर पे और डॉक्टर एक पूरी टीम उसके घर के लिए हायर कर दी जाती है। 1 घंटा के प्रोसेस के दौरान विंग की बॉडी, ऑब्वियसली बेड पे लेटा हुआ शख्स हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी बूसियान है। नाम याद रखना, मैंने बोला वी बूसियान, ओके ना? अगर मैं गड़बड़ कर दूँ तो समझ जाना, मैं भूल गई यार। तो जो हमारा वांगजी है वो विंग को लेकर के अपनी विला में लेकर आता है, जिसका नाम उसने पहले से वांगशन रखा हुआ है। वो उससे अपने बगल वाले कमरे में उसका पूरा सेटअप करवा दिया जाता है। उसके बाद उसे लिटा दिया गया था। डॉक्टर बोलते हैं इसे 3 दिन में होश आएगा। वांगजी ओके बोलकर वहाँ से क्रिस के साथ वापस से ऑफिस के लिए चला जाता है। घर में बटलर अंकल थे, हान अंकल हान ना एक रिटायर्ड ऑफिसर थे फौज के, और वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। मतलब ऑफिस क्या बोलते यार, आर्मी वगैरह में भी ना डॉक्टर की टीम होती है और खाना बनाने वाले होते हैं, गन्स वन्स साफ वाफ करने वाले, मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो वहाँ पे भी ये खाना ही बनाते थे। तो रिटायर होने के बाद उनको मतलब जो हमारे वांगजी है ना, पहले तो ये इनके साथ उनके घर पे रहते थे, पर वहाँ पे ऑलरेडी 2 सेफ थे, तो वांगजी उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए हुए थे। तो घर में बटलर हान बच गए थे, जिससे वांगजी जाते जाते कह जाता है, उसे होश आए तो उसका ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो अंकल हान हाँ कर देते हैं एंड वांगजी क्रिस के साथ ऑफिस चला जाता है। जो भी उसका अपना काम था वो सभी चीज़ें करता है। सब कुछ हो जाने के बाद रात के टाइम पे जब उन लोगों का घर आने का टाइम हो रहा था, तो वांगजी क्रिस से कहता है कि चेक करो ऑनलाइन, कहीं पे भी किसी का मिसिंग रिपोर्ट आया है क्या जो वेल्दी फैमिली से हो। तो कहता है जी लावा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये बोलकर जो हमारा वांगजी था वो थोड़ा सा सैंटी था, घर आता है तो सोते हुए विंग को देखता है, जो कि आराम से सो रहा होता। उसे होश बिल्कुल भी नहीं आया था और वो अभी भी सो रहा था। स्टिल अगले दिन भी वांगजी अपना सारा काम वगैरह कर लेता है और ऑफिस चला जाता है। रात को आता है तो उसे स्टिल होश नहीं आया था। अगले दिन भी सेम ऐसे करके वो ऑफिस चला जाता है। दोपहर का टाइम था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है। उसकी विज़न बहुत ज़्यादा ब्लरी थी एंड वो थोड़ा सा सैड लग रहा था, उसकी आंखों में बहुत सारा आंसू था। वो रोते हुए बस विंडो की तरफ देख रहा था। अंकल हान जो कि दोपहर की शिफ्ट के टाइम पे उसके रूम को ठीक करने आए थे, तो जब विंग को देखता है इस तरह से तो उसके पास आते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो? पर विंग उसे देखते ही आइज़ क्लोज कर लेता है। तो अंकल हान समझ गए थे कि बात करने के मूड में नहीं है। वो टाइम देखता है तो पहले वो क्रिस को कॉल करता है। क्रिस बोलता है कि सर अभी जो है मीटिंग रूम में है, हम बाद में बात करेंगे इस पर, हम घर आकर देख लेंगे, और डॉक्टर को कॉल कर ले और उसे चेकअप करवा ले। तो हान हाँ कर देता है। उसके बाद डॉक्टर की पूरी टीम आकर विंग को चेक करके चली जाती है। विंग के अंदरूनी जो चोट था, वो बाहर का जो चोट था, वो सब कुछ ऐसे ना डिटेक्ट करके देख के वापस से बैंडेज वगैरह जितना भी बदलना था वो सब करके चला जाता है। विंग को वो वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था। अब एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत हो गया हुआ था। तो वो ब्लड वगैरह का जो प्रोसेस वगैरह था वो सब करके गए हुए थे। तो अभी भी विंग की बॉडी थोड़ी सी वीक लग रही थी। तो हान को समझा देता है कि लिक्विड वाला फूड ज़्यादा देने, खाना नहीं देने और वेजेस वगैरह ऐड करने खाने में, ताकि उसे ग्रीनरी प्रोवाइड करा सके। तो ये बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। हान भी उसके लिए खाना लेकर आता है, तो विंग कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं खाता है, तो वो चला जाता है वापस लेकर। रात को आते वक्त वांगजी कहता है
अंकल हान, क्या उसे होश आया? क्रिस कहता, ओ तेरी की। अब हान क्रिस को देख रहा है, जिसके बाद क्रिस कहता, आई एम सो सॉरी सर। तो वांग जी कहता, व्हाट? कहता, एक्चुअली मैं होश दोपहर में ही आया था। वांग जी गुस्सा होते हुए कहता है, तब फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, जिसका भी कहता है, सर एक्चुअली मैं आप मीटिंग में थे एंड मीटिंग से आप 5 बजे बाहर आए हैं, तो कैसे बता दें? वैसे अगर आप चाहें तो हम अभी मिल सकते हैं। जिस पे अंकल हान कहते हैं, मैंने 2 बार उन्हें खिलाने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही खा रहे हैं। तो वांग जी कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। वांग जी जब दरवाज़ा हल्का सा खोलकर अंदर आता है, क्रिस और बटलर हान दोनों बाहर थे। तो वांग जी देखता है कि जो विंग है ना, विंडो के पास जाकर खड़ा है और डाल पे ना एक छोटा सा चिड़िया बैठी हुई है, जिसको देखकर विंग मुस्कुरा रहा है। वांग जी को ये अच्छा लग रहा था। तो विंग ना उस चिड़िया को देखकर मुस्कुराया जा रहा था एंड देन वैसे फिंगर ऐसे उसके तरफ टच करता है। वो परछाई टाइप से नहीं होता है कि यहाँ से टच करो तो लगता है जैसे उस बर्ड्स को टच कर रहे हो, वैसे वाले। तो वो जब ऐसे करता है तो वांग जी ना 2 कदम आगे चलता है। इस बार वो अपनी जैसे स्टाइल है वैसे वेयर करके आता है। तो टक टक की आवाज़ सुनकर विंग उस तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अपना मुंह पूरा नीचे लटका लेता है जैसे बारहमन विपत पड़ गया हो उसको। अब बेड पे आकर कंबल में घुस जाता है, करवट हो जाता है। अब वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी तो तुम बॉर्ड के साथ में खेल रहे थे, लेकिन मुझे देखते इसको क्या हो गया? तो फिर वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, हे खाना खा लो। विंग उसे देखता भी नहीं है और सर नीचे किए हुए था, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, हे मैंने कहा खाना खा लो। जिसके बाद विंग उसे देखता है एंड देन उठ के बैठ जाता है। अब जैसे ही सूप का वो कटोरा आता है, विंग उसे देखते ही प्लेट को ना ऐसे धक्का दे देता है, जस्ट लाइक मुझे नहीं खानी, जाओ। वांग जी उसमें से कुछ बेजेस निकाल देता है और सूप उसको देता है पिलाने के लिए, पर फिर भी विंग नहीं ले रहा था। तो वांग जी ट्रे नीचे रख के चम्मच में भर के उसकी तरफ देता है, तो विंग फिर भी नहीं ले रहा था। वांग जी को अब छौ अंदर से ना सुन भी तो ऐसे उसका ऐसे मुंह को पूरा ओ कर देता है, चम्मच को मुंह में ठोस देता है। जिसके बाद विंग ना चाहते हुए, जब तक घोंट नहीं रहा था तब तक चम्मच निकाल नहीं रहा था, ऐसे करते करते ना 5-6 चम्मच पिला देता है उसको। जिसके बाद वांग जी उसे मुंह को क्लीन करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ पर विंग ना बस उसे टुकुर टुकुर देख रहा था और अपने मन में कहता है, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं कौन हूँ तो क्या ये मुझे घर से निकाल देंगे? मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है, पहले मुझे जानना तो चाहिए ना ये है कौन। विंग कुछ नहीं बोल रहा है, गूंगा। वांग जी उसे देख रहा, पूछ रहा वापस से, तुम बताओगे क्या नाम है तुम्हारा? विंग ने बस उसको आइज ब्लिंक ब्लिंक करते हुए देख रहा है। वांग जी कहता है, स्पीक, बोलना आता है? बोल सकते हो? लिख सकते हो? जहाँ पे विंग कहता है, अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा वरना मैं फंस जाऊँगा। तो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हारा नाम? कहता है, मुझे अपना नाम भी नहीं याद है, गगा। वांग जी को जैसे ही ये वर्ड सुनाई देता है, गगा, अजीब सा एकदम कंपन उसके पूरे बॉडी में दौड़ जाता है एंड देन उसे देखते हुए छोड़ देता, कहता सो जाओ। वांग जी के चले जाने के बाद विंग ना बस उसे लगातार देख रहा होता है। उसके बाद वो सोया हुआ था, आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों में ढेर सारा आंसू था और वो बस डर के उठ जाता है। सुबह का टाइम था। विंग, जो कि इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, रात के ऑलमोस्ट मतलब सुबह के 3-3:30 बज रहे होंगे, ठीक है। वो उठ के नीचे पलंग के पास लग के बैठ जाता है। बैठे बैठे ही ऐसा खुद को ना ऐसे डल करके बैठा हुआ था एंड जैसे कि मतलब किसी चीज़ का डर लग रहा हो, तो वो कंबल जो था ना उसको ऐसे लपेट के कडल करके बैठा हुआ था। बैठे बैठे कब सो जाता है वो ऐसे ही, उसे पता ही नहीं चलता। उसका सर जो था वो बेड पे था, मुंह ओपन था एंड वो उसी हालत में सो रहा था। वांग जी सुबह में जब नीचे नाइट पैंट वेयर किया हुआ था, ऊपर उसने कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ था। वो सूत के उठता है, एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा होता है नीचे जिम में। तो तभी उसे याद आता है कि घर में एक छोटा बच्चा नहीं बोल सकते, इस बच्चे की एज ऑलमोस्ट 18 से 19 साल है, ठीक है। तो वो है, उसे एक बार चेकआउट करा जाए। जिसके बाद वो देखने आता है जहाँ पे विंग को ऐसे सोते हुए देखकर वांग जी को आश्चर्य हो रहा था। वो उसे सोते ही गोद में उठाता है एंड देन बेड पे प्लेस कर देता है। जहाँ पे जो विंग है उसने पतले लेयर का गाउन वेयर किया था, नाइट सूट टाइप का, अंदर में पैंट्स थे उसके, ठीक है। तो उसे ठीक करते वक्त वांग जी उसे देख रहा होता है, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था सुबह में। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरे घर में? मेरा घर बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर है, यहाँ किसी चीज़ का ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें डर लगना चाहिए। जहाँ पे वांग जी
बस उसे देख रहा होता है। अब जो हमारा विंग है उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि वांगजी उसे कैसे घूर रहा है। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद विंग ऑलमोस्ट 8-9 बजे उठता है। तब तक वांगजी रेडी वगैरह होकर नाश्ता वगैरह करके चला गया था। विंग उठ के अभी भी बैठा हुआ था, उसे भूख लग रही थी। अंकल हान उसे दोबारा चेक करने आते हैं क्योंकि 2 बार वो देख के गए तो विंग स्टिल सो रहा था। वांगजी उसे जब देखने आते हैं तो विंग जो है वो उन्हें देखता है। अंकल आकर उसके बगल में सूप रख देते हैं। वेजेस देखे तो उसका मुंह ही बन गया था, पर फिर भी अंकल उसे भरा देते हैं। विंग को भूख लगा था तो वेजेस छोड़ के सब कुछ गटक जाता है वो। अब बटलर अंकल उसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। जाते जाते कहते हैं, बाबा अगर आपने वेजेस नहीं खाए तो आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगे, आपको चलना नहीं है। जहाँ पे विंग मुंह बना रहा होता है और कहता है अपने मन में, पर मुझे वेजेस नहीं पसंद, मुझे चिकन मटन और सी फूड्स पसंद है, मुझे लॉबस्टर पसंद है। वो सब क्यों नहीं देते खाने, उसका भी तो सूप बनाया जा सकता है ना। मुझे केकड़े का सूप पसंद है, वो भी जिंदा केकड़े का, पर मुझे वो क्यों नहीं देते। ये बोलकर विंग ना मन ही मन ऐसे ना कौंध रहा होता है। जहाँ पे बटलर अंकल उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें वेजेस नहीं पसंद कुछ और ट्राई करो। यहाँ पे विंग फिर से अंदर घुस के अब मुंडी टेढ़ा करते हुए आंखें बंद कर लेता है। बटलर अंकल भी लाइक, हाँ, ये छोटा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया, इसे तो सच में छोटा बच्चा होना चाहिए था। ये बोलते हुए मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। दोपहर के टाइम पे अंकल हान उसके लिए सच में जिंदा केकड़े का सूप बनाते, बहुत सारे छोटे छोटे वेजेस डाल के, कच्ची लहसुन की कलियाँ वगैरह डाल के काट कूट के एकदम तीखा चटपटा सा, एंड उसके लिए लेकर आते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलोगे, यार दीदी जिंदा केकड़े में जिंदा केकड़ा होता है क्या? ऑफकोर्स होता है, पर उसको खाते नहीं है क्योंकि वो उसका बस सूप निकालने के लिए होता है। एक 100% डिग्री सेल्सियस से उबालने के बाद वो जिंदा केकड़ा मर जाता है, एंड देन वो उसमें पानी में रहता है। तो डिबक डिबक जैसे उबालते हैं ना उसको बनाने से पहले, तो वो उस तरह का सूप का काम करते हैं ये, ठीक है। रेसिपी जानना हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चाइनीज़ लोगों का फेवरेट सूप होता है ये। अब चलो आगे चलते हैं। तो जो हमारा अंकल हान है वो सूप लेकर वहाँ पे आता है उसमें, और उसके सामने रखते हुए ऐसे उठाता है जहाँ पे उस स्मेल से विंग की नींद खुल गई थी। अंदर उसे देखते हुए अपने मन में भी लग, वाह, ऐसे करने ही वाला था पर सामने शकल पे 12 बजाया हुआ था। अंकल हान कहते, ये तो तुम्हें पसंद आना चाहिए। विंग बिना कुछ बोले ट्रे ले लेता है, एंड उस सूप को पी रहा होता है। जहाँ पे अंकल हान के चेहरे पे बहुत बड़ा वाला स्माइल था। एंड देन अपने मन में वो कहता है, ठीक है, रात को तुम्हारे लिए बड़े वाले लॉबस्टर को उबाल के बनाऊँगा, कम से कम तुम्हें वो तो पसंद आएगा। फिर जब वो पूरा फिनिश कर देता है, अंकल हान कहते हैं, इसमें वेजेस था फिर भी तुमने खाया क्यों? पर विंग उससे देकर कुछ भी नहीं बोलता। अंकल हान अब इरिटेट हो रहे थे पर कुछ नहीं बोलते, वो सारा चीज़ लेकर आ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, इतने प्यार से इस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये बच्चा बहुत शैतान है। ये बोलते हुए नीचे आ जाते हैं जहाँ पे विंग फिर से मुंह बना के सोया हुआ था। जैसे आंखें बंद करता है उसे एक कार टक्कर और एक कॉर्नर पे लगा हुआ एक बच्चा जो वो खुद है चिल्लाकर वो उठ जाता है। जहाँ पे अंकल हान भाग कर आते हैं और कहते क्या हुआ। वो डरते हुए उसको पकड़ते हुए कहता, वो मुझे मारने आ रहा है, मुझे 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 बचा लीजिए, मुझे 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 ऐसे बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। अब जो था अंकल हान बहुत डर गए थे। डॉक्टर को कॉल किया जाता है। डॉक्टर आकर बोलते हैं कि इसे पैनिक अटैक आया था, दैट्स वाई इसकी ऐसी हालत है, तो आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, वरना स्टिचेस खुल जाएंगे। अब इनके माथे पे पूरा सिकन आया हुआ था, पूरा एकदम परेशान हैरान बच्चा टाइप्स। तो अंकल जो है उसे ठोक पीट के सुला देते, सुझ जाओ तुम, सुझ जाओ, 18 साल के बच्चे सुझ जाओ, ठीक है। तो उसको सुला दिए। उसके जाने के बाद नीचे वो अपना सूप वगैरह बना रहे होते हैं। अब रात के टाइम पे वांगजी जब घर आ रहा था तो चिड़िया को ना चू चू करने की आवाज़ आ रही थी। तो अंकल हान भी देख रहे थे और क्रिस भी लाइक, कहाँ कहाँ फंसा देते हो बॉस मुझे, अब मुझे चिड़िया लाने को भेज रहे थे। आपको पता होना चाहिए चिड़िया पालना, हाँ, उसे घर में रखना क्राइम है, हम किसी भी जानवर को कैद नहीं कर सकते। पर नहीं, हमारे अलावा तो अलग ही लेवल के इंसान है। जहाँ पे वांगजी ऊपर जल्दी जल्दी चल के आ रहा होता है, जब आता है तो कहता है ठहरो। क्रिस भी लाइक, अब क्या हुआ बॉस? वांगजी कहता है ये मुझे दो और जाओ जाकर देखो खाना बना या नहीं। क्रिस भी लाइक, अच्छा सारा किया कराया मेरा, क्रेडिट ले जाओ आप। ठीक है जाओ, आपके लिए तो इतना सेक्रीफाइस कर ही सकता हूँ। पहली बार देख रहा हूँ किसी के लिए चिड़िया लेकर आ रहे हो, मुझे तो डांटने के अलावा कभी तो कुछ दिया ही नहीं है।
क्रिस ये लेकर आओ, क्रिस वो लेकर आओ, सैलरी बढ़ाने की बात करो तो कहते हो परमानेंट कर दूंगा और अफ्रीका भेज दूंगा। मुझे अफ्रीका नहीं जाना, सैलरी के नाम पर मुझे अफ्रीका का ताना दिया जाता है। मुझे पता है वहाँ पे जाने के बाद या तो वो मेरा बटर चिकन नान बड़ा फ्राई बना करके झिंगा लाला हू करते हुए मेरे आगे पीछे घूम घूम कर जला कर जिंदा खा जाएंगे, या फिर मुझे लूट लेंगे और कंगाल करके वापस चाइना भेज देंगे, वो भी 5 साल बाद। हाँ, मुझे दोनों हालत में नहीं जाना, किसी भी सूरत हाल में मुझे अफ्रीका नहीं जाना। उसका जिंगा लाला हू बनने से अच्छा है कि मैं यहीं पे जिंगा लाला हू कर लूँ खुद से ही। ये बोलते हैं क्रिस भी, लाइक सर आप जाओ, मैं नीचे हूँ। चिड़िया पकड़ा देता है, पिंजरे में था उसको, ठीक है। उसके बाद क्रिस नीचे आती कहता है अंकल आप क्या बना रहे हो? तो कहता है लॉबस्टर का सूप। वो भी लाइक वाह मुझे भी मिलेगा क्या? तो कहता मैंने देखा कि वो बच्चा जो है वो वेजेस नहीं खाता है, तो मैं ये बना रहा हूँ। क्रिस कहता है इसमें वेजेस डाल दो ना, कौन सा उसे पता चल रहा है, पता पता कट करो एंड देन उसका भी सूप बनाओ, इसका भी सूप बनाओ। अंकल हान कहते हैं इतना तो मुझे भी पता है, मैंने डाला हुआ है, देखो तो उसमें पहले से वेजेस वगैरह था जिसका सूप बन रहा था, और उसमें ये लॉबस्टर डाला जा रहा था ताकि वो किसी तरीके से ग्रीन वेजिटेबल अपने अंदर ले ले, ठीक है। क्रिस कहता है एक कटोरी मुझे भी मिलेगी क्या? तो जो हमारा अंकल हान थे उसे देखते हुए कहता है मेरी मदद करो फिर मिलेगा। हाँ हाँ कोई नहीं। फिर वो दोनों किचन में लग गए थे। अब इधर वांग जी हल्का सा डोर ओपन करता है जहाँ पे विंग अभी भी विंडो के पास जाके खड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, अंकल ने सुला दिया था, फिर थोड़ी देर में उठ गया था और रूम में चहलकदमी कर रहा था। फिर वो विंडो के पास आता है और उस चिड़िया को देख रहा होता है जहाँ पे रूम में चिड़िया के चिचाने का ऐसा होता है, ची ची करते रहते ना वो। तो ये साउंड सुनता है तो विंग पलट जाता है, जहाँ पर भाग कर आता है नीचे बैठ जाता है और चिड़िया को ऐसे फिंगर से ऐसे टच कर रहा होता है, जहाँ पे चिड़िया अंदर में ही थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ था लकड़ी का। तो इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल फुदक रही थी, जहाँ पे विंग के चेहरे पे स्माइल था। वांग जी भी लाइक गॉड सच में इसके चेहरे पे स्माइल है। ये बोलते हुए उसे दे देता है और कहता है ये तुम्हारा दोस्त। विंग वो लेकर और सामने वाले टेबल पे प्लेस करते हुए उसे देख रहा होता है एंड देन उसके साथ खेल रहा होता है। वांग जी स्टिल अभी भी खड़ा था। तो थोड़ी देर बाद ना विंग ना पहले तो अवॉइड करता है, नहीं कौन हो मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से, जस्ट लाइक मैं नहीं देखूँगा। पर नहीं, वांग जी ढीठ खड़ा था वहाँ पे। तो विंग ना थोड़ी देर बाद ही उसे देख रहा होता है घूर के, ऐसे पलट पलट के। वांग जी से कहता है अब मुझे बताओगे तुम्हारा नाम क्या है? विंग उसके साथ खेलते खेलते कहता है मुझे अपना नाम याद नहीं है, क्या आप मुझे निकाल दोगे? गगा भाई साहब, फिर से गगा सुन के वांग जी को जो ये हो रहा था। तो वांग जी कहता है नो आराम करो, और उसका बोल कर बाहर आती कहता है ये क्या हो रहा है? इसके मुँह से गगा सुनकर मुझे उस बच्चे की याद क्यों आ रही है? ये बोलने के साथ ही वो उस रूम के बाहर था जहाँ पे भी उसके साथ बातें कर रहा होता है। तुम्हें पता है मैं अकेले बोर हो जाता हूँ, तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझसे बात करोगे? और इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से वांग जी नीचे आ जाता है। नीचे आते वक्त वांग जी उसे अपने रूम में जाना चाहिए था, लेकिन पागलों की तरह वो नीचे आ रहा था। आते वक्त क्रिस से कहता क्रिस मुझे ना उसके कमरे में CCTV फुटेज सेट करवाने हैं। तो क्रिस भी लाइक सर किसी रूम में कैमरा लगवाना प्राइवेसी के? वांग जी भी लाइक और अगर उसने कभी अपने आप को हार्म करने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्रिस भी लाइक मैं नहीं लूँगा बॉस, मैं कैमरा लेकर आता हूँ। ये बोलकर क्रिस वहाँ से जा रहा होता है। तो अंकल हान कहते हैं पर सर उसके लिए हमने खाना बनाया था, उसे सूप पीना था। तभी वांग जी कहता है ठहरो। क्रिस कहता है अब क्या हो लाओ? वांग जी कहता है मुझे भी भूख लगी है, सबके लिए सूप बनाओ, सूप लगाओ। इतना बोलकर वांग जी वापस अपने कमरे में चला जाता है। क्रिस भी लाइक ओह माय गॉड बॉस ने बोला पीने को, हाँ अच्छा है। ये बोलकर वो भी बैठ गया था। उसके लिए वांग जी के लिए लगा दिया जाता है। वांग जी सूप पीते टाइम थोड़ा सा चिंतित था। तो अंकल हान कहते हैं क्या मैं उन्हें दे आऊँ? वांग जी कहता नहीं मैं खुद ले जाऊँगा। ये बोलकर उसका सूप वहीं पे ढका हुआ था। तो क्रिस कहता है बॉस आप परेशान हैं क्या, कोई बात है? जिसके बाद जो हमारा वांग जी है वो कहता है उसे अपना नाम याद नहीं है, उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वो इतना ज़्यादा इंजर्ड था, उसे चोटें लगी थी जैसे किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश की हो, पर उसे क्यों नहीं पता है। हाँ जिसके बाद कहता मे भी शायद वो ऊपर से गिरा था कार पे, आपको याद है ना? हो सकता है कि उसके सर में चोट लगी हो और वो कुछ टाइम के लिए ये सभी चीज़ें भूल गया हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम सा। जिसके बाद वांग जी कहता है कल CT स्कैन करवाऊँगा मैं इसका। ये बोलकर वांग जी वो सूप पी रहा होता है। क्रिस वो सूप पीने के बाद वहाँ पे चला गया था, कैमरा सेटअप करना था उसे। वांग जी सूप लेकर आता है जिसे देखकर विंग का पूरा एकदम चेहरा खिल गया था।
लॉबस्टर ऊपर में दिख रहा था, दैट्स वाई। तो वांग जी ना उसके मतलब पास में रख देता है टेबल लगा के, जहाँ पे वो खा रहा होता है। अब वो उसे छील रहा होता है, तब बी लाइक ऐसे छीलता तो हाथ में लग गया था, तो वो ऐसे करता है आउच, और ऐसे बोल के फिर थंब को मुंह में ले लेता है, जहाँ पे वांग जी को अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसके हाथ को लेकर के और अपने इसमें ये मुंह में ले लेता है और उसे चूस रहा होता है, जहाँ पे भी उसे टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वांग जी उसके बाद देखता है, ये देखो ये हो गया, इतना बोल कर उसके बाद वो जो लॉबस्टर था उसका ऊपर का खोल हटाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग उसे कहता है काका आपने मेरी मदद की, आपको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वांग जी उसे देखते हुए ऐसे ही बोलता है, अच्छा हाँ तुम क्या देने वाले हो? विंग कहता है मैं आपको ये दे सकता हूँ। ये बोलकर हमारा नॉटी विंग वांग जी के लिप्स पे पिक किस करके हट जाता है, जहाँ पे वांग जी हाँ करके उसे देख रहा था, अबे यार ये क्या था। जहाँ पे वांग जी कहता है ये क्या था? विंग कहता है रिवॉर्ड। अरे तब बोलकर वो चुपचाप से खा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी के पूरे गाल लाल हो गए थे और विंग का गला लाल हो गया था, पर मुंडी नीचे किया हुआ था, वो दिखा नहीं रहा था। वांग जी भी लाइक मैं भी आया, ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। विंग अपना सर ऊपर करते हुए मुस्कुरा रहा होता है, कहता है थैंक यू सो मच काका। ये बोलकर अब वो खाने लगा था वापस से, और कहता है थत्तेरी कि मैंने ये क्या किया। अब इधर जो हमारा वांग जी है फेस में अपने आप को देख रहा है, भाई अपनी नजरें वो फेस में भी नहीं देख, मतलब मिरर में भी नहीं देख पा रहा है। शर्मिला टैगोर बन के घूम रहा है वो, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो ऐसे स्माइल कर रहा होता है एंड वो फिर नीचे स्टडी में काम करने आ जाता है। किस आते कहता है बॉस हम कैमरा लेकर आ गए, क्या करें? तो कहता है रुक जाओ मैं देख कर आता हूँ। जहाँ पे विंग सो रहा था तो वांग जी आता है, कंबल से उसको अच्छे से टक टुक कर देता है। उसके बाद वो लोग भी आए हुए थे, जहाँ पे वांग जी ना विंग के फेस के सामने में खड़ा था। अगर विंग का नींद खुलता भी है तो सामने भाई हमारे दर्शन करो, पीछे मत देखो। कैमरामैन ना जल्दी से कैमरा को ऐसे ड्रिल विल नहीं करता है, उसको ऐसे ही बुक सेल्फ था उस रूम में भी, तो उसके बीचों बीच उसे लगा देता है, जहाँ से पूरा वर्जन दिखाई दे अच्छे से सेट करके। एंड वायरलेस था और स्पीकर वगैरह भी सेट कर देता है। उसके बाद वो कहता है हो गया, क्रिस उसे लेकर चला जाता है। वांग जी उसे अच्छा से एक बार देख लेता है और वापस से आकर अपना काम कर रहा होता है। वो लैपटॉप में एक साइड उसका प्ले बटन ऑन किया हुआ था, जिसमें वो विंग को देख सकता था, और दूसरे में वो काम कर रहा था, जहाँ पे वांग जी अभी स्टिल काम करने में लगा हुआ था। अचानक से उसे विंग को देखने वक्त जैसे करवट होता है, आप पैर निकाल के कंबल पे रख देते ना, गर्मी लगती है कभी कभी, तो ऐसे रखा होता था, एक टांग पूरा उसका दिख रहा था। जैसे वो देखता है उसे याद आता है थोड़ी देर पहले विंग ने जो करामाती एक्शन किया हुआ था। इसे देखते ही वांग जी का दिमाग ख़राब हो रहा था, अब काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। फट से लैपटॉप को ऑफ कर देता है एंड देन वापस ऊपर आता है, जहाँ पे वो विंग को देख रहा होता है। जब विंग सोया हुआ था तो वांग जी उसे वापस से फिर से पैर वैर को ठीक ठाक करके उसे उठा पढ़ा के और चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। अब अगले दिन से वांग जी विंग को देखता और ऐसे ही काम करता और अपना सब कुछ दिन में भी देखता रहता और रात को भी देखता रहता, जहाँ पे विंग ना एक्स्ट्रा कुछ बोलता ही नहीं था। मतलब वो चिड़िया के साथ में खेलता, जिसका नाम उसने टिक्की रखा हुआ था, तो उसके साथ बातें कर रहा था। वांग जी कहता है कितना अजीब नाम है टिक्की, ये किस तरह का नाम होता है? पर विंग उसको टिक्की टिक्की बार बार बोल रहा था एंड देन उसके साथ खेल रहा होता है। फिर उसके बाद विंग उससे बात करते हुए ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गया था, तो ऐसे बात कर रहा होता है। तो विंग कहता है टिक्की तुम भी मेरी तरह अकेले हो ना, तुम्हारा भी कोई पार्टनर नहीं है ना, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है ना, इवन गग्गा भी प्यार करने नहीं आते हैं ना। गग्गा बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं आते, बस मुझे देख के चले जाते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ है, पर टिक्की आई एम सो लोनली ना, ये बोल कर उसको देख के और सैड होके बैठ गया था नीचे, जहाँ पे वांग जी सब कुछ सुन पा रहा था। दैट्स वाई वो किसको बुलाते कहता है हे ऐसा एक और बर्ड ढूंढो। जिसके बाद वो कहता है क्रिस भी लाइक सर हम अपने घर में जू खो, इससे आगे कुछ बोलता वांग जी उसे घूर कर देखते कहता जस्ट साड़ा वैन आउट। जिसके बाद क्रिस भी लाइक ओके, अपना मुंह बंद करते हुए चाबी को ना दूर फेंक देता है एंड देन कहता है मैं दूसरा बर्ड लेकर आ रहा हूँ। फिर जाता है तो उसे एक दूसरा बर्ड मिल जाता है जो थोड़ा ग्रे ब्लैक शैडोज़ में था एंड उसके बाद वो लेकर आता है, कहता है ये अच्छा है, तो कहता ठीक है घर चलो, इसका बोल कर अब वो लोग घर के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी फिर से उस बर्ड को ले लेता है। क्रिस भी लाइक हाँ मुझे पता है क्रेरी टाफी खाने वाले हो, जाओ अपने मन में बोल रहा था। क्रिस जब ऐसे बोल के जा रहा होता है तो वांग जी कहता है जो भी खाना बना है खा के जाना साथ में। जब क्रिस भी रहे यस ये हुई ना बात, हाँ सच में बॉस आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी दिखाते और कभी कभी
नहीं दिखाते हो, पर मैं समझ सकता हूँ आपका प्यार मेरे लिए बहुत जेन्युइन है, सेकेंडरी वाला, ये भी चलेगा। ये बोलकर अंकल आदि कहता है, अंकल हाँ क्या बना रहे हो? कहता है बेबी के लिए, बाबा के लिए पहले सूप बना रहा हूँ और इधर आप लोगों के लिए सारा खाना, जिसमें बहुत सारा आइटम था। तो किस कहता है आप वो क्यों? तो कहता है क्योंकि बाबा आज मेरे से बात कर रहा था एंड हमने बहुत देर तक बात करी, जहाँ पे वांग जी ने भी देखा था कि वो उसके रूम में जब लेकर आया था, तो जब तक वो खा रहा था तब तक अंकल हान को पकड़ के बिठाया हुआ था। जिसके बाद वो खाना वाना खा लेने का, अब यहाँ पे अंकल हान ना थोड़े एजेड है, ठीक है, तो इसलिए हमारे वांग जी जल कुकरा नहीं बन रहा था। ओके, तो वो उसके बाद चले जाते हैं। अब इधर जो हमारा वांग जी है तो वो बर्ड लेकर अंदर इन करता है, क्योंकि फ़िलहाल से अंकल हान और क्रिस किचन में लगे पड़े हैं खाना का, ठीक है। वो लेकर आते हैं, उसे कहता है ये लो, जहाँ पे विंग उसे देखती कहता है ये क्या है? जहाँ पे वांग जी कहता है ये अकेला था तो मैं इसके लिए एक पार्टनर ले आया। जहाँ पे विंग कहता है हे टिक्की, देखो तुम्हारा पार्टनर आया, चलो इसका नाम रखते हैं टिक्की टुक्कू। हाँ टिक्की टुक्कू। वांग जी भी ले क्या नाम रख रहा है, और वो कहता है हाँ अच्छा है। तो जब वो जा रहा होता है तो विंग कहता है काका। वांग जी गेट तक ऑलमोस्ट चला गया था, वो मुड़ जाता है, कहता है हाँ। विंग कहता है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वांग जी कहता है और वो क्यों भला? तो विंग कहता है आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आई मीन कि आप मुझे बस देखते हो चले जाते हो एंड उसके बाद रुकते नहीं हो, तो कोई प्रॉब्लम है? तो जिसके बाद वो कहता है नहीं मैं आता हूँ। तो कहता है ठीक है। इतना बोलकर हमारा जो विंग है वो टिकी और टुकू के साथ में खेल रहा होता है, जहाँ पे वो उनसे बातें कर रहा होता है, और उसे बर्ड्स के साथ बातें करना, उसकी वॉइस समझना उसे बहुत अच्छे से आता था, दैट्स वाई। तो उसके साथ वो खेल रहा होता है। अब इधर खाना वगैरह बन गया था, तो वांग जी और क्रिस और अंकल वो सब खड़े थे, वो दोनों खा लेता है, क्रिस उसके बाद चला जाता है। वांग जी विंग के लिए लेकर आता है, जहाँ पे विंग वो उसे देखता है और कहता है आप मेरे लिए क्यों लेकर आते हैं? तो वांग जी कहता है ओके, तो कल से तुम नीचे आके खा लेना। तो विंग कहता है हाँ आप मुझे बता दीजिए। वांग जी कहता है सुबह के 8:30 बजे। विंग कहता है जी काका थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो खा रहा होता है। वांग जी स्टिल वहाँ पे बैठ जाता है, पर विंग को नहीं देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे टिकट को एक ही केज में विंग ने डाल दिया हुआ था, दूसरा वाला केज ना साइड में रख दिया हुआ था। अब उसे समझ नहीं आया भाई इसने ऐसे कैसे किया, क्योंकि उसको उसे निकाला तो उड़ जाएंगे ना, पर इसमें था। तो वांग जी क्यूरियोसिटी के मारे विंग को देख रहा था। विंग उसे फेस को देखते हुए कहता काका मैंने किया अच्छा है? इसके बाद वांग जी कहता है अच्छा है तो फिनिश करो खाना। तो विंग उसके बाद खाना खा लेता है। खाना खाकर प्लेट लेके चला जाता है वांग जी। विंग ने एकदम सैड होकर मुंह बना के वांग जी को जाते हुए देख रहा था और कहता है यहाँ आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, पर मैं अभी तक इन्हें जान नहीं पाया हूँ। ये बोलकर वो सोचता है क्यों ना मैं इनसे बात करके देखूँ। ये बोलने के साथ ही वो सोने की कोशिश करता है। अब हालांकि वो चाहता था कि वो जाने वांग जी को, अब वो बस गगो गगो बुला रहा था, उसका नाम तक भी विंग को नहीं पता था, और वांग जी को विंग का नाम नहीं पता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोनाउंस दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर में कौन है, ठीक है। तो विंग ना आराम से सो गया था। अब आधी रात के टाइम पे ऐसे अचानक थंडर की आवाज़ सुनकर विंग उठ के बैठ जाता है। जब देखता है कि बहुत जोर के थंडर्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो डर के मारे पीछे वाला खिड़की बंद करता है, फिर साइड वाला बंद करता है। उसके बाद उस खिड़की को उसको नीचे बेड के नीचे कर देता है, कहता है डरना मत, ओके ना, मैं यही हूँ। वो बैठा हुआ था तो बहुत ज़ोर से साउंड आ रही थी, लेकिन विंग को ना बहुत डर लग रहा था। कहता है मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, सुबह मिलता हूँ। ये बोल कर विंग तौलिया लेकर वांग जी का रूम को डोर से धीरे से ओपन करता है। अब पहली बार था जो विंग अपना रूम छोड़ के जा रहा था, उसे नहीं पता था। पहले तो उसने एक और रूम खोला, उसमें कोई नहीं था, तो फिर वो अपने लेफ्ट वाले रूम को खोलता है जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग ये देखते कहता है थैंक गॉड आप मिल गए। ये रूम काफ़ी कवर्ड था। अब वांग जी का जो पर्दा वगैरह था वो पूरा लगा हुआ था, मतलब विंडो तो कहीं खुला ही नहीं था, डबल लेयर में पर्दे लगे थे। तो विंग ना धीरे से जाता है और उस जो 2 तकिया ऑलरेडी बेड पे लगा रहता है ना, तो उसी तकिए के ऊपर अपना तकिया रख के और जो है वो आराम से घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है वांग जी अचानक से उसकी तरफ पलट जाता है। वांग जी ना ऑलमोस्ट आधा विंग के ऊपर था। उसे देखते कहता है यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है बाहर बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है गगा, मैं नहीं सो पा रहा था। वांग जी ये बोलकर कहता चलो मैं सुला कर आता हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है मैंने कहा ना चलो सुला के आता हूँ। विंग बेचारा अपना तकिया लेके खड़ा हो गया था। वांग जी कहता चलो। फिर उसको लेकर अपने रूम में आता है। जैसे रूम में आता है उस रूम में सच में वाकई में ना आवाज़ बहुत ज़ोर आ रहा था, पता नहीं क्यों होता, कभी कभी रूम दिशा वगैरह की वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ होने की वजह से विंग ना कूदते हुए वांग जी के
ऐसे पकड़ लेता है कस के। तो वांग जी एक स्टिल खड़ा था एंड सॉफ्ट, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? विंग कहता है मुझे डर लग रहा है, चक्या भी फेंक दिया हुआ था। वांग जी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ सो जाओ। फिर उसे लेकर आ जाता है। आर सोया हुआ था जहाँ पे, इसलिए तो दोनों अपने अपने जगह पे ही सोए हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग जी घूम जाता है, विंग भी घूम जाता है, जिससे कि वो दोनों एकदम करीब आ गए हुए थे अनजाने में ही। सोते वक्त पता नहीं चलता ना। तो वांग जी ना विंग को ऐसे कैप्चर कर लेता है, अंदर उसको लेके सो गया हुआ था। सुबह में पहले वांग जी की नींद खुलती है जब वो विंग को अपनी एकदम बाहों में चिपका हुआ देखता है। एक तो मतलब हमारी विंग की हाइट वांग जी के कंधे तक जा रही थी, ऊपर से वो ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि छोटे बच्चों को नहीं चिपका कर सुला देता है लोग, तो वैसा चिपका हुआ था वो। वांग जी जब अपने आप को देखता है, अब फिर अचानक से उसे कुछ और फील होता है, फट से उठ के बैठ जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है ये क्या था? ये बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पे विंग आइस ओपन करते हुए कहता है तो आपको असर हो रहा है, थैंक गॉड असर हो रहा है। ये बोलकर स्माइल करते हुए फिर से सो जाता है। जिसके बाद जो हमारा वांग जी है वो वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को शांत करने की पूरी ताम झाम कोशिश कर चुका था। मतलब वो होता है ना, साम दाम दंड भेद पूरा अपना चुका था, लेकिन ना हमने सुध वो जो की कर भी, तो बेचारा हमारा वांग जी को लास्ट में अपने हाथ से ही खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ा। अब उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी फील हो रहा था, एम्बैरेसिंग की, मतलब वो उसके साथ सोया अंदर ऐसा कैसे फील हो रहा। अब यहाँ पे वांग जी जो है स्टिल उसे ये पता नहीं है कि वो गे है या बाइसेक्सुअल है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की या लड़के पे ट्राई नहीं किया था, कभी नहीं, स्टिल कभी नहीं। तो वो डाउट में था, इसलिए वो कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वो रेडी वगैरह हो जाता है, जहाँ पे विंग सोते सोते उसको देख रहा था, उसके बैग को एकदम ब्रॉड बैग, जहाँ पे पहले वो शर्ट वेयर करता, फिर कोट और सब कुछ करने के बाद उसके पास आते ही कहता है मुझे पता है तुम जाग रहे हो। विंग उठते ही कहता है गुड मॉर्निंग। बहुत मैसी था। वांग जी उसके बालों को रफल कर देता है, देन कहता है मॉर्निंग, चलो बाहर चलते हैं। ये बोलकर वहाँ से वो उसे लेकर नीचे आता है। अब पैदल लेकर आता है, जहाँ पे विंग जब पैदल आ रहा होता है तो वांग जी कहता है अंकल इसे स्लीपर ला के दे। जहाँ पे वांग जी जब ये बोलता है तो विंग उछलते हुए उसे गले लग जाता है, कहता है थैंक यू सो मच गग्गा, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। वांग जी फिर से स्तन हो भाई साहब कहाँ कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है बस बैठो वहाँ पे। ये बोलकर वो बैठ जाता है। जिसके बाद विंग और वांग जी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वांग जी चला जाता है तो स्माइल कर रहा होता था। अंकल हान कहते हैं बहुत दिन हो गया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नहाना चाहिए? रोज़ स्पॉन्ज बात लेते हो, अब तो नहा लो, बदबू कितनी आती है। जिसके बाद विंग अपने आप को स्मेल करते हुए कहता है इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ही तो है, बस अभी 2 मंथ से ही तो नहीं नहाया हूँ। अंकल हान भी लाइक तुम तो ऐसे कैजुअल बोल रहे हो जैसे कि ये तो रील्स चल रही है ना। जहाँ पे विंग भी लाइक हाँ तो स्पॉन्ज बात में भी तो स्मेल अच्छी ही रहती है, तो इसमें बुरा क्या है। जिसके बाद अंकल हान कहते हैं मैं नर्सों को कंपाउंडर को मना कर रहा हूँ, वो नहीं आएंगे, तुम्हें नहाना पड़ेगा, बैंडेज बस सर पे है तो इसे बचा कर नहाना, बाकी तो कहीं नहीं है। तो विंग भी लाइक ठीक है, आप डांट क्यों रहे हो? तब बोलकर उसके पास गुलू 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 करते हुए कहता है अब तो अच्छे अंकल हो ना, आप क्यों नहीं मुझे नहला देते? जिसके बाद वो कहता है मैं छी मैं नहीं करूँगा। तो कहता है प्लीज़ 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 मेरी मदद कर दो ना, मैं पूरे कपड़े पहन के नहाऊंगा, ओके ना। जिसके बाद अंकल हान भी लाइक बदमाश, चलो तुम्हारा बात प्रिपेयर करो। बोलकर बाथ टब में पानी वगैरह लाकर फिल कर दिया जाता है। उसके बाद विंग उसमें जाकर बैठ जाता है, उसमें सारा सेंटेड वाला सीन चीज़ें डाल करके अंकल कहते हैं अब नहा लो, तुम्हारा कपड़ा बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो कहता है मेरा कपड़ा? पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो कहता है अरे पापा का छोटा वाला कपड़ा तो है, वो ला के देता हूँ, ओके। तो कहता है ये भी है, चलेगा। फिर विंग अपना आराम से पानी में छवक के नहा रहा होता है। जिसके बाद वो नहाते नहाते जैसे ही ऐसा होता है ना कि बाथ टब पे अपना सर रख दो, देन रिलैक्सड हो जाओ, स्पा की तरह हम आए हैं स्पा दूसरे को चलाने के लिए, जस्ट लाइक वैसे वाली फीलिंग ले रहा था विंग हमारा। तो पूरा एकदम वो 5 स्टार होटल का स्पा का फील करते करते अचानक से वो धीरे धीरे सरकते हुए पानी के अंदर जाता है, देन हाँ करते हुए उठ के बैठ जाता है। फिर से उसे डर लगने लगा था। वो जल्दी से पानी से बाहर आते ही अपने आप को मिरर में देखकर कहता है ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी मेरे साथ? यहाँ रहने के बाद मैं सिक्योर फील करता हूँ, पर ये डर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? क्यों मैं? ये बोलकर विंग काफ़ी परेशान था। जहाँ पे अंकल बाहर से आवाज़ लगाते पापा हो गया, जहाँ पे विंग अपने आप को कहता है ओके ब्रेव यहाँ पे हैं, काका है, अंकल है, वो तुम्हें सेफ रखेंगे। ये बोलकर विंग कहता है आया। वो टॉवल रैप करके आ जाता है, जहाँ पे अंकल अंदर जाकर सब कुछ क्लीन करके और कपड़े को सब उठा कर लाते ताकि वो वॉशिंग मशीन में डाल सके। तब तक विंग अपना रेडी वगैरह होता है, जहाँ पे वांग जी के पजामा थोड़ा लंबा था
वांगजी तो उससे लंबा था ऑब्वियसली, तो थोड़े बड़े हो रहे थे और टी शर्ट भी थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो टी शर्ट को तो ऐसे ऐसे खसका खसका के कंधे तक कर लिया था, पजामा को नीचे से मोड़ दिया हुआ था। मैंने अपने आप को देखता फुल टू जोकर लग रहा था। जिसके बाद वो कहता है, अंकल मैं कुछ अजीब नहीं लग रहा हूँ? जहाँ पे विंग ना ऐसे घूम घूम के दिखा रहा था और वांगजी जब देखता है तो वो मीटिंग में था। एक तरफ मीटिंग चल रही थी, एक तरफ वांगजी ना लैपटॉप में वो चलाया हुआ था, जहाँ पे अचानक से उसके चेहरे पे स्माइल आती है और वो भी लाइक ऐसे करता है, तो सब लोग हाँ करके वांगजी को देख रहे हैं। क्रिस भी लाइक, हो माय माता बॉस, आप हंसते भी हो? नहीं मतलब आप इस तरह से हंसते भी हो? नहीं सच में आप हंस रहे हो? तो वांगजी सबको देखता है, अंदर कहता है मेरे गले में कुछ फंस गया था, आप सब अपना काम कर सकते हैं, कंटिन्यू। जहाँ पे क्रिस भी लाइक, ऐसा क्या देख रहे हो? जब वो ऐसे हुलक कर देखता है जहाँ पे विंग घूम रहा था, उसे भी हंसी आ रही थी क्योंकि विंग सच में उसे कार्टून झल्लड़ लग रहा था। अंकल कहते हैं, अच्छा ठीक है, जब साहब घर आएंगे, सर घर आएंगे तो मैं बोल दूंगा तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आने, ठीक है ना? तो विंग कहता है ये अच्छा है, अब हम बाहर चले? तो अंकल कहते ठीक है चलो। फिर वो लोग गार्डन में आते, थोड़ा बहुत फूलों के साथ खेल खाल के फिर अंदर आते। फिर किचन में वो लोग काम कर रहे होते, तो विंग वहाँ पे बैठ के अब बस बातें कर रहा था, कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें सब कुछ। जहाँ पे अंकल उससे नाम पूछते तो विंग कहता है मुझे याद नहीं। अंकल ज़्यादा जोर नहीं देते, जो बना रहे थे वो विंग खा रहा था। तो विंग ना ऐसे वांगजी के घर पे रहते हुए ना थोड़ा सा चबी होते जा रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने के आए थे और विंग धीरे धीरे करके ऊपर नीचे और एक्सरसाइज वगैरह करना भी स्टार्ट करवा चुका था वांगजी और अंकल खान से। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा इंजॉर्ड हुआ था, प्लस ब्लड लॉस वगैरह हुआ था, दैट्स वाई। तो वांगजी ना ऐसे काम कर रहा होता है और आज फिर थंडर हो रहा था। तो वांगजी देखता है कि विंग अपने कमरे में ना ऐसे चहलकदमी कर रहा है। वो उठकर जाने वाला था, तभी देखता है कि विंग ना डोर ओपन कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो जब वो नीचे आ रहा था तो वो देख रहा था कि किधर आ रहा है। अब सीढ़ी तक ही कैमरा था, उसके बाद का कैमरा नहीं था। पर जैसे उसे एहसास होता है कि स्टडी रूम में टक टक करते हुए विंग आ रहा है, तो उस वाले फोल्डर को वो हटा देता है। लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था जो वो कर रहा था। विंग आते ही चुपचाप से उस लैपटॉप को घूर कर देख रहा होता है। तो वांगजी कहता है क्या बात है? जहाँ पे विंग कहता है ये आप एक्सेल सीट पे क्या काम कर रहे हो? वांगजी उसे देखता कहता है तुम्हें कैसे पता ये एक्सेल सीट है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे बताओ, मुझे भी सीखना है। जिससे वांगजी कहता है अच्छा और सिखाने के पैसे? कहता है हाँ मैं दूंगा ना। बोल कर फट से उसके गोद में बैठ जाता है, गर्दन में रैप्टा मारता है हाथ को, है ना, फट से किस करता है। जिसके बाद वांगजी भी लाइक उसे घूर कर देख रहा होता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, ये अच्छा है या कुछ और चाहिए? वांगजी कहता है और कुछ और क्या है? जिसके बाद विंग उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे सक करने लगा था। वांगजी से दूर करते हुए कहता है सबसे पहली बात, तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता, पर तुम्हें किस प्रॉपर का नहीं आ रहा है? विंग कहता है आज टीवी में देख रहा था। वांगजी कहते हैं आज से टीवी देखना बंद। विंग कहता है पर मैं तो बोर हो जाता हूँ ना गगा, दिन भर तो कुछ देखता ही नहीं, शाम को थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ क्योंकि अंकल खाना बनाते रहते हैं, तो मैं किचन में ही बैठ के देख लेता हूँ। तो कहता है लेकिन ये सभी चीज़ें नहीं देखोगे। जिसके बाद विंग कहता है आपको अच्छा नहीं लगा? जी बोलकर पहले तो अच्छे से गोद में बैठा हुआ था, अब तो दोनों तरफ पैर करके अब ऐसे उसके गोद में चढ़ के बैठ जाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ और ट्राई कर सकते हैं, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, बदले में आप जो चाहे। इतना बोलकर विंग उसके नेक एरिया को ऐसे सक करने लगा था। अब हमारा वांगजी थोड़ा हार्ड बंदा है, बिल्कुल पिघल नहीं रहा था। विंग पूरी कोशिश कर रहा था। तो वांगजी कहता हो गया? विंग कहता है मैं ऐसा क्या करूँ जो आप। इतना बोल कर वो जब उठ के जा रहा होता है तो वांगजी से खींचता है, देन उसके लिप्स को जो कैप्चर करता है भाई साहब, जैसे कि मानो कि बहुत टाइम से भूखा इंसान हो, देन खाना सामने में मिले, देन नहीं खा जाओ, ज़रूरत नहीं है हाथ से खा रहे हो, चम्मच से खा रहे हो, फोक से खा रहे, खा जाओ। तो उसको लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सक करने लगा था। जहाँ पे विंग एकदम ऐसे हिल डुल गया था पूरा, एंड देन वीक हो गया था। जिसके बाद वांगजी देखता है कि वो ऐसे अच्छा ऐसे लड़खड़ा रहा है। तो कहता क्या हुआ? विंग कहता है नथिंग, मैं गिर जाता। वांगजी उसे गोद में उठाते ही सोफे पे चला जाता है। स्टिल अभी भी वो बैठा हुआ था और विंग को अपनी गोद में बैठा हुआ था, जहाँ पे वांगजी उसे सक कर रहा होता है। तो विंग ना बहुत हार्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो अपने कपड़े रिमूव करने लगा था। तो वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है हम इसके आगे कर सकते हैं ना। जिसके बाद वांगजी कहता है एज देखो अपनी। तो विंग कहता है मैं शायद 19 साल का होऊंगा। वांगजी कहता है तो अभी ये करना है तुम्हें, इसके आगे कुछ नहीं। जिसके बाद विंग कहता है पर मैं वो। वांगजी कहता है ऊपर जाओ, वॉशरूम में जाओ और खुद को सेटिस्फाइड करो। जिसके बाद विंग भी लाइक पर का वांगजी कहता है मैंने कहा ना जाओ, मतलब जाओ। जिसके बाद विंग मुँह बनाते हुए पर आप मुझे नहीं सिखाने वाले क्या? वांगजी कहता है पहले जाओ खुद को सेटिस्फाइड करके आओ, ओके। विंग मुँह बनाते हुए बेचारा ऊपर रूम में आ गया था, खींच के बैठा हुआ था, एंड देन खुद से कहता है
अगर कर लेती तो क्या हो जाता, मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। पर ये बोलकर अपने आप को देखता कहता, अब मैं इसका क्या करूँ। और तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत थी। जिसके बाद विंग बेचारा वो सुन जाता है, अपने आप को वो अच्छे से टच वच कर रहा होता है। स्टार्टिंग में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो खुद से करने की कोशिश कर रहा था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे करे। जैसे बच्चे को तेल मालिश कैसे करते हैं वैसे वो कर रहा था। फिर बाद में जब वो दिमाग में चली जाती है चीज़ें, तो जब तक आप एंड ना करो वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो इसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए विंग को फिर ना चाहते हुए भी हाथ को फास्ट करना पड़ता है। तब जाकर उसे समझ में आया भाई तेल मालिश नहीं करनी होती, कुछ और भी करना होता है। तो फिर वो उसे ख़त्म करता है। उसके बाद हाथ वाथ धो के अच्छे से, और उसके बाद कहता है अब मैं जाके बोलूँ, पर ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं नहीं बोलने वाला, अब मैं कल बात कर लूँगा। ये बोलकर विंग चुपचाप से आके पैर पटकते हुए सो रहा होता है, जहाँ पे वांगजी हंसते हुए कहता है ये नहीं सुधरेगा, हाउ सिली बॉय। और ये बोलते हुए अपना काम कर रहा होता है, कहता है काम का सारा बहुत उतर गया। पर अगले सुबह विंग जब उठता है तो वांगजी अभी भी स्टिल काम कर रहा था। विंग कहता है अभी मुझे सिखाइए ना प्लीज़। जिसके बाद वांगजी कहता है रिवॉर्ड। विंग कहता है नो सॉरी मैं रिवॉर्ड नहीं दे सकता। वांगजी कहता है तो बिना रिवॉर्ड किए। विंग कहता है आप कुछ और करा लो ना, पक्का मैं कर लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ गगो प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 ना, प्लीज़ ना। वांगजी इतना प्लीज़ सुनने के बाद उसका प्लीज़ हो रहा था। तो कहता बस बस। आपने मन में कहता है हाउ सो अडोरेबल, इतना क्यूट कैसे हो सकते हो, तो खुद को देखो। पर वांगजी कहता है ठीक है एक शर्त पे। विंग कहता ये सी फूड्स खाना बंद करके तुम्हें वेज खाना पड़ेगा। विंग भी लाइक हाँ हाँ ठीक है मैं खा लूँगा। वांगजी कहता है पहले फिनिश करो फिर सिखाऊंगा। जिसके बाद विंग के पास चावल और वेज रखा जाता है, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों खा रहे होते हैं। जब वांगजी लैपटॉप में लगा हुआ था, विंग फट से ना सब्जी निकाल के नीचे प्लेट में ना डाल रहा होता है, जहाँ पे वांगजी कहता है मैं ना सब देख रहा हूँ, सब फिनिश करो। उठाकर अपने वाला भी उसकी में डाल देता, नीचे वाला भी उठा के सब डाल देता, प्लेट वाला भी उठा के डाल देता, कहता खाओ पहले। अब विंग तो फंस गया था, कहता गग्गा मुझे वेजेस नहीं पसंद। वांगजी कहता है तुम्हें सीखना है या नहीं। विंग भी हाँ मुझे सीखना है। जिसके बाद बेचारा ना चाहते हुए होता ना आ ओ ई करते हुए खाता है लोग, तो इधर से मिचरा रहा है इधर से मिचरा रहा है, लेकिन जा रहा है अंदर चावल के साथ। तो फिर वांगजी लास्ट में आधा से ज़्यादा खा लेने के बाद एक लॉबस्टर छील के देता है उसको, बोलता है ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। विंग कहता है थैंक यू सो मच। इतना बोलकर उसको किस करने वाला था, फिर कहता है अपने मन में नहीं फिर कुछ और हो जाएगा, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, फिर इसका कुछ और ही होएगा, अभी खा लो तुम चुपचाप। अब यहाँ पे वांगजी और विंग दोनों को थोड़ा साइनेस आ गया हुआ था, दोनों चुपचाप मुंडी करा के खा रहे होते। खाना पीना हो जाने के बाद वांगजी कहता है खड़ा के सिखाऊंगा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ ओके। विंग कहता बाय बाय। उसके जाने के बाद अंकल हान किचन में ये सब साफ़ कर रहे थे, तो विंग कहता मुझे भी सिखाइए मैं भी करूँगा। अंकल कहते हैं वो क्यों। कहता है अगर इमरजेंसी में आप नहीं रहे तो मैं उनकी मदद कर दूंगा, फिर मुझे खाना भी तो बनाना आना चाहिए ना, ताकि मैं गगो को खिला सकूं। जिसके बाद अंकल कहते हैं और मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब मे बी अगर कभी ऐसा हुआ तो आप जा सकते हो ना। अंकल कहते हैं मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। इनके पापा और हम लोग एक साथ ही आर्मी में थे। उसके बाद इनके पापा मुझे अपने साथ ले आए अपने घर। अब जब इनके पापा नहीं रहे तो मैं यहाँ पे इनके साथ रहता हूँ। तो विंग कहता है अंकल सच में आप मुझे सैंटी कर रहे हो। ये बोलकर उसको गले लगाया हुआ था। दोनों झूलते झूलते बर्तन धो रहे होते हैं। धो लेने के बाद विंग कुछ बुक्स ले लेता है, देन पढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे आखिरकार काम तो आएगा ना। उसके बाद रात के टाइम पे खाना वाना खा लेने के बाद विंग बैठा हुआ था। वांगजी उसको एक्सेल सीट पे काम करना सिखाते हैं और कैसे पैराग्राफ चेक करते हैं, कैसे एनालिटिक्स को देखते हैं, कैसे डाटा इंक्लूड किया जाता है, सभी चीज़ों को सिखाता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है। वांगजी उसे रोज़ रात को ट्रेनिंग दे रहा था, बिजनेस के बारे में बता रहा था कि कैसे लेना है। विंग एकदम गुड बॉय, अच्छा बच्चा जो होता है, अच्छा स्टूडेंट, वैसे सीख रहा था। तो विंग सब कुछ सीखता और कॉपी बनाता, नोट्स बनाता दिन में। तो वांगजी देखता था कि विंग में ना नीचे से जो भी करता वो, पर जब रूम में आता तो वो नोट्स लिखता था। तो वांगजी एक दिन चेक करके देखता है कि क्या लिखा है, तो उसमें वो सभी थिंग्स जो वांगजी ने उसे सिखाए थे, तो विंग वो सभी थिंग्स को नोट करता। फिर बाद में वो जब ऐसे बोर होता तो टिकी टिकू से बात करता, तो टिकी टिकू ना उसके साथ खेलते और बातें बातें करते। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बहुत टाइम हो गया है, हाँ मुझे थोड़ा गार्डन में घूम कर आना चाहिए। ये बोलकर वो नीचे जा रहा होता है। तो बटलर हान कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता अंकल मैं गार्डन में घूम के आता हूँ। कहता ठीक है। इसके बाद विंग गार्डन में घूम ही रहा होता है, अचानक से एक कबूतर आ जाता है और आते ही उसे देखता है, जहाँ पे विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो उस कबूतर को देखते ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो झूले पे बैठ जाता है और उसके बाद वो थोड़ा सा स्विमिंग करने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा घूमता है, ऊपर आ जाता है। फिर
तो शाम तक ना वो था सैड हो गया था। तो वांग जी उसे देखते ही कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी कहता है कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास ले चलो। विंग कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा थका लग रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी ने देखा था बाहर वाले कैमरे में विंग स्विमिंग भी कर रहा था, झूला पे बहुत देर तक झूल रहा था वो अकेले। जिसके बाद कहता ठीक है जाओ सो जाओ। जहाँ पे वांग जी अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में आता है सोने के लिए, तो विंग भी अपना तकिया लेके आ गया था। ऐसा नहीं था कि विंग रोज़ सोता था, कभी कभी उसका मन करता था तब, जिस दिन बारिश वारिश होती थी तब, या किसी किसी दिन उसको खुरापाती सोचता था तब आ जाता था। तो वांग जी मना नहीं करता था, उसे सोने के लिए बोल देता था। अभी तक विंग और वांग जी के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है, और यहाँ तक कि वांग जी को ना विंग का नाम भी नहीं बताया, ठीक है। तो उसे बोलता है ठीक है जाओ और अपना अपनी जगह पे जाकर सो जाओ। तो विंग चुपका से अपने तकिया को रखते हुए इसके ऊपर सर रख देता है एंड देन कहता है थैंक यू सो मच कक्का। जब वांग जी कहता ठीक है। फिर जब वो सोया हुआ था तो विंग ना उसका हाथ ऐसे चौला कर देता है, उसके ऊपर अपना सर रख देता है। तो वांग जी कहता है तुम्हारा पिल्लो क्या हुआ? कहता है मैं अपने पिल्लो पे ही सो रहा हूँ, आप ऐसे कैसे बोल दो, चलो अब मुझे हक करो और मुझे सुला दो। जिसके बाद जो हमारा वांग जी है उसको हक कर लेता है, टैप टैप करते हुए उसको ठोक रहा होता है सुजो 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 ऐसा करके। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे थे, जहाँ पे विंग उसकी आंखों में आंसू था और कहता है कक्का आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। इतना बोल कर उसके बालों को ना, फोरहेड पे जो बाल था वांग जी का, उसे थोड़ा साइड करता है, उसे किस करता है एंड उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है। जहाँ पे वांग जी आइज ओपन करते कहता क्या हुआ? विंग कहता मुझे किस करने का मन कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ ज़्यादा मन नहीं करता किस करने का, सो जाओ। इसके बाद विंग कहता है अगर मैं थोड़ा और बुरा हो जाऊँगा तो आप मुझे कुछ और करने दोगे? जहाँ पे वांग जी कहता है बच्चे की बातें नहीं करते, सो जा दो। उसके बाद विंग उसके बाहों में लेटा हुआ था। जब वांग जी फिर से गहरी नींद में चला जाता है, धीरे से विंग वहाँ से बाहर आ जाता है। रात का टाइम था तो अंकल हान भी अपने रूम में सो रहे थे, वांग जी भी स्टिल सो रहा था। विंग जो नाइट गाउन वेयर किया हुआ था तो वही पहने ही वो बाहर आ गया था। बाहर आते ही गेट से बाहर आता है एंड देन एक कैब को रोकता है। रोकने के साथ ही एक एड्रेस देता कहता है वहाँ पे चलो। पूरे 2 घंटे के ड्राइव के बाद वो एक होटल रूम में आता है। आने के साथ ही कहता है नीचे कैब वाला है, उसे पैसे देने हैं। तो कहता है ठीक है। वो नीचे आकर के उसे पैसे देता है, कैब वाला चला जाता है। उसके बाद वो उसके साथ ऊपर आता है और आते ही कहता है ले चलो मुझे। वो शख्स उसे अंदर लेकर आता है, आते ही कहता है कक्का। जहाँ पे वो शख्स अपने सिगरेट को बुझाते हुए कहता है ओह माय गॉड पूरे 1 साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए आइन। ये बोलकर वो शख्स उसे गले लगा लेता है। जहाँ पे विंग कहता है आप यहाँ और आपके डैड कहाँ हैं कक्का? जहाँ पे वो कहता है मेरे डैड, मैंने उनके लिए कुछ प्लान किया है, तुम उसकी चिंता मत करो। ये बताओ तुम ठीक हो और तुम कहाँ थे? विंग कहता है पता नहीं मैं कहाँ था। तो सामने वाला शख्स कहता है तुम्हें पता होना चाहिए था, मैं तुम्हें उसके पास भेजने वाला था। इसके बाद विंग कहता है मैं वहाँ नहीं था, इतने दिनों में उसने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्यों? जिसके बाद जो सामने वाला शख्स था वो कहता है क्योंकि उसे भी डैड ने मरवा दिया। ये सुनते ही विंग कहता है क्या कहा आपने कक्का? जिसके बाद कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ। जिसके बाद सामने वाले का फेस हम देखते हैं ना अदर देन हमारा जांग चेंग है, ठीक है। विंग एकदम शॉकिंग वे में कहता है तो सोलियन मर गया? जिसके बाद कहता है हाँ, जब मैंने उन गुंडों को कहा था कि तुम्हें सोलियन के पास लेकर जाए, मुझे पता चला कि उसने तुम्हें ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया। मैं तो ऑलमोस्ट टूट ही गया था कि तुम मर चुके हो, और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने तुम मुझसे मिलने आया हो। तब तक जब तक कि हॉस्पिटल में आज से 1.5 मंथ पहले जब मैं अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए गया था, वहाँ पे फ़ाइल रखी हुई थी, उस फाइल में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। अगर मुझे पता नहीं होता, अगर वो हमारे डॉक्टर नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता? जिसके बाद विंग कहता है किसी और को भी पता है? तो कहता है नहीं, मैंने उन्हें कह दिया था। वैसे वो टॉप सीक्रेट फाइल थी, वो तो गलती से मैंने स्क्रीन पे देख लिया था क्योंकि मैं जस्ट उतर के जा ही रहा था, अचानक से वहाँ पे तुम्हारा नाम दिखा मुझे। एक्चुअली में तुम्हारा नाम नहीं था, पिक्चर तुम्हारी थी, पर वहाँ पे मिस्टर लान लिखा हुआ था। तो विंग कहता है हाँ एक्चुअली में सही कहा, मैं लान और गगा के घर पे था। एक्चुअली में मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ था। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर लान वांग जी जिसके घर मैं रुका हुआ था, मुझे खुद नहीं पता। पर एक मज़े की बात बताऊँ? जिसके बाद कहता है क्या? तो कहता है आपको याद है जब जिस दिन
डैड और मॉम की शादी थी उस दिन मैं बहुत सैड था और मैं मैरिज वेन्यू से भाग गया था। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता है। तो कहता है एक्चुअली मैं एक गार्डन में था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मैं सैड था। वहाँ पे एक बच्चा था जो फुटबॉल खेल के जस्ट जा ही रहा होता है, मैं पीर के पास बैठ के रो रहा था। तब वहाँ पे आकर के गगा ने मुझे टॉफ़ी दिया था और आपको पता है वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी गगा थे। जब मैं उनके क्लोज़र में पुराने कपड़े ढूंढ रहा था तब मुझे वो टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स मिले थे। हाँ मुझे नहीं पता उन्हें याद है या नहीं है। ये बोलकर विंग सैड हो गया था। तो वांगजी कहता कम ऑन यहाँ आओ, सॉरी जियांग जिंग कहता कम ऑन यहाँ आओ, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, ज़रूरी है ये। तो विंग कहता है आपने कबूतर को भेजा था क्यों? जो कहता मुझे पता था मैं तुम्हें ढूंढूं ना ढूंढूं पर तुम्हारा वो बटर तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ऐसे नाम अजीब रखते हो तुम बर्ड सबका। तो कहता है हाँ मेरे पास टिक्की और टुक्कू भी है। जियांग जिंग भी रहे हाँ तो तुम्हारे लिए चिड़ियाघर बनवाऊँ मैं। तो कहता है नो थैंक्स। ये बोल कर आता और कहता है अब क्या है? कहता है ये शेयर होल्डर्स के पेपर्स है और ये कंपनी के, इस पर साइन करो। विंग कहता है लेकिन कगा? जियांग जिंग कहता है अब बारी आई है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। विंग कहता है लेकिन अगर डैड, कहता डैड के बारे में मैंने सोच लिया है, चिंता मत करो ओके। ये बोलने के साथ ही उस पर साइन करने के लिए बोलता है, जहाँ पे हमारा विंग जो है वो साइन कर देता है। वो अपने सेक्रेटरी को पेपर दे देता है। वहाँ से वो जाते ही कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना? कहता अगले दिन पूरे सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही होती है कि जो वी हायर फैमिली है उसका जो सेकंड बोल सकते हैं सेकंड यंग मास्टर जो है वो वापस उसने कंपनी रीजॉइन कर लिया है और वो प्रेसिडेंट के पद पे कार्यभार संभालेंगे और उनके 30% के शेयर्स भी होने वाले हैं। ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जहाँ पे वांग जी पहले जब सुबह सोकर उठता है तो उसे अपने कमरे में विंग नहीं दिखता है। वांग जी घबराकर पूरा घर देख लेता है। फिर वो रात में जब कैमरा चेक करता है तो वांग जी के रूम में कैमरा नहीं लगा है, ओनली विंग के रूम में लगा है। वो विंग का रूम ढूंढता है लेकिन नहीं, बाहर वाला जब देखता है तो विंग ने वहाँ से जा रहा होता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने उसे कुछ बताया नहीं था, अचानक से रात को चला गया था। अगले दिन न्यूज़ में ये आ रहा था, जहाँ पे वांग जी अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठा हुआ था, जहाँ पे क्रिस कहता है सर ये वी हायर्स के सेकेंड यंग मास्टर है, आई मीन कि ये बी भूषण, आई मीन कि। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है एक्चुअली में वी हायर्स जो कि विंग के जो दादाजी हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है, मतलब क्रिस कह रहा है वांग जी से कि वी हायर्स जो थे उन्होंने 2 शादियाँ करी थी, जिसके बाद सेकेंड बच्चे ने अपनी मॉम का सरनेम यूज़ किया था जिनसे जियांग फेमियांग हुए थे, और पहले बच्चे का नाम ऑब्वियसली वी चांगसे था। तो यहाँ पे वी चांगसे और कांगसे की डेथ हो चुकी है, और दूसरा जो है वो है वी चांगसे की डेथ हो चुकी है और विंग की मम्मा जिंदा थी, ठीक है। यहाँ पे जो जियांग फेमियांग है वो चांगसे से प्यार करते थे, पर उनकी शादी बड़ा होने के नाते वी चांगसे से हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारा जियांग फेमियांग थे वो बहुत ज़्यादा खुन्नस खाए हुए थे। बाद में उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली, ऑब्वियसली वो नन अदर देन हमारा जियांग जिंग की मॉम है जियांग यो, ठीक है, जिससे शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी था। ऑब्वियसली यहाँ पे जियांग जिंग विंग से बड़ा है ताकि वो प्रॉपर्टी और सब चीज़ पे अपनी बेटी को बराबर का हक दे सके, क्योंकि बड़ा बच्चा को ज़्यादा माना जा रहा था और ज़्यादा तवज्जो भी दे रही थी। इसलिए जब उसकी शादी हुई तो वी चांगसे और कांगसे सिरेन एक दूसरे के साथ तो थे, लेकिन उनका बच्चा जल्दी हो नहीं रहा था, क्योंकि जियांग फेमियांग ने जो मतलब वेडिंग नाइट में जो मिल्क वगैरह भेजा जाता है, तो ऐसे दवाई या जूस कुछ भी था तो उसमें ना ऐसा चीज़ डाला था जिससे कि कुछ भी हो तो गर्भ रहे ही नहीं, ठीक है, मतलब ठहरे नहीं, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं हो रहा था। तो 5-6 साल हो चुका था उनकी शादी को, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो बड़े को तो बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके बाद जो जियांग फेमियांग है वो जियांग जिंग को लेकर जियांग यू को लेकर आते हैं, जहाँ पे जियांग जिंग हमारा ऑलरेडी पैदा हो चुका था। मतलब उन्होंने जियांग यू से शादी ही इसलिए करी थी कि ताकि वो बच्चे दे सके, ठीक है। जैसे वो बच्चा अभी फ़िलहाल से 5 साल का था, और जो हमारे विंग की मम्मा है उनको बेबी नहीं हुआ था, आई मीन कि विंग अभी तक हमारा नहीं हुआ था। तो जिसके बाद जो विंग के दादाजी हैं वो जियांग फेमियांग को तो नहीं, लेकिन जियांग जिंग को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। जियांग यू और जियांग फेमियांग के बीच में ना स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, तब तक जब तक कि जियांग यू को पता नहीं चल गया कि जियांग फेमियांग की सोच कितनी गंदी और घटिया है। बाद में ऑलमोस्ट 8 साल के लगभग हो गया था जियांग जिंग, तब जियांग फेमियांग को पता चला कि जो वी चांगसे है और वी कांगसे है मतलब उनको ना मतलब बच्चा होने वाला है।
और वो बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया था, तो घर में किसी को नहीं बताया था। जब उन्हें पता चलता है तो वो झांगसे को ना बहुत डराते हैं कि ये बच्चा गिरा दो, तुम्हें ये बच्चा नहीं देना है, तुम नहीं दे सकती हो। मतलब शादी के बाद भी वो कारनामा कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने हस्बैंड को बोल दिया और अपने पेरेंट्स को बोल दिया, मतलब कि ससुर जी को बोल दिया। जिसके बाद जांग फिमियांग को और जांग यू को और जांग चेंग को उस घर से निकाला जाने वाला था। तभी जो उनके दादाजी थे उन्होंने जांग चेंग को अपने साथ रख लिया। जांग फिमियांग और जांग यू को घर निकाला कर दिया गया था, तो उनको उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया था। प्रॉपर्टी से ओनली फॉर निकाला था, घर से, प्रॉपर्टी से और बिजनेस से नहीं निकाला था। तो जांग फिमियांग रोज़ अपना ऑफिस जाते थे, सब कुछ अंदर एकदम खुन्नस पाल के रखे हुए थे। जब हमारा विंग छोटा सा था, 5 साल का था, तब उसके पापा को उसने ना प्लेन में ऐसे खाना जो देते हैं ना, तो खाने तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ करवा दिया। तो सबको नॉर्मली लगा कि उनके पापा की डेथ हो गई है, सिवाय इसके सिर्फ विंग के। उसके बाद जब मर गए वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड वाले सन को तो लाएंगे ही लाएंगे। जहाँ पे उनकी मॉम ने कहा था कि अब हमारे दूसरे बच्चे को भी बुला लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो वी चांगसे की जो मम्मा है वो भी मर चुकी थी, अब यहाँ पे जांग फिमियांग की मम्मा ही बची हुई थी, तो इसलिए वो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया। तब पूरे घर का इकलौता सर्वे सर्वा हमारे जांग फिमियांग बन गए थे। अब विडो के रूप में थी वी कांग से बच गई थी, एंड देन जांग यू। अब यहाँ पे जो जांग फिमियांग थे तब तक अपने काले राज बाहर नहीं निकाले थे, क्योंकि उन्हें जो हमारे चांगसे है उससे शादी करना था। तो जब यू को पता चला कि वो चांगसे से शादी करने वाले हैं, तो पहले तो वो उसके खिलाफ हो गई, उन्हें बहुत बोला। तब फिर जांग फिमियांग ने यू को भी मार डाला, मतलब कि यू को भी मार डाला। और यहाँ पे जियांग चेंग को पता है कि उसकी मम्मा को उसके डैडा ने ही मारा है। और जब उसके ऐसे गला घोट कर जब मार रहे होते हैं, तब जियांग चेंग ने पर्दे के बीच में से खड़ा होकर के देखा था। उस दिन से वो अपने डैड से नफरत करता है, लेकिन उसे पता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ पे जो है वो 10 साल का जब जियांग चेंग हमारा हो गया, तो ज़बरदस्ती अब उसकी वाइफ भी नहीं रही और इसका हस्बैंड भी नहीं था, तो कोई और ऑप्शन तो था नहीं, जिसकी वजह से उसके डैड मान गए कि चलो ठीक है तुम लोग शादी कर लो। जहाँ पे जो हमारी कांगसे थी वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फैमिली वालों के सामने उसे डरा के रखा कि अगर नहीं करोगी तो बेटे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, होता है ना, डरा देते हैं। तो उसे अपना बेटा को भी बचाना था, क्योंकि उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के डेथ में इसी का हाथ है। तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जिस दिन शादी था उस दिन विंग तैयार तो था, लेकिन वो बहुत सैड था, क्योंकि वो अपने अंकल को अपना डैड बिल्कुल नहीं बनाने वाला था। वो नहीं चाहता था कि वो उसका डैड बने, इसलिए विंग वहाँ से। अब यहाँ पे हम ना क्रिस का पॉइंट अभी भी देख रहे हैं, जो वांग जी को बता रहा है, विंग और जांग चेंग का भी देख रहे हैं, ठीक है। तीनों का पॉइंट अभी एक साथ लेकर चल रहा है। जहाँ पे विंग ना सैड होकर वहाँ से गार्डन की तरफ भाग जाता है, जहाँ पे आकर के वो पहली बार वांग जी से मिला था। और वांग जी का किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए होता है ना, बच्चे जाते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तो ऐसे साइड वाले एरिया पे, जेब्रा वाले एरिया जो होता है, वहाँ पे चलते चलते जब वो जा रहा होता है, तब उसकी नज़र विंग पे पड़ती है और उसके पास आकर उसे चॉकलेट देता है। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद विंग को बस इतना नाम था कि उनका नाम वांग जी है, और उसके अलावा कुछ भी याद नहीं था। और इधर जो जियांग चेंग है, विंग के भाग जाने के बाद वो पूरा वेन्यू में उसे ढूंढता है। जब विंग उसे नहीं मिलता है तो वो काफ़ी डर गया था। शादी पूरी संपन्न हो जाने के बाद उसने दादाजी को बोला कि दादाजी विंग नहीं है। उसके बाद दादाजी ने बहुत सारे लोगों को भेजा विंग को ढूंढने के लिए। इधर जांग फिमियांग कांगसे से शादी करने के बाद उसे अपने रूम में लेके चले गए थे, ऑब्वियसली वेडिंग नाइट मनाने, ज़बरदस्ती का। एंड उसके बाद उसके दादाजी विंग को लेकर आते हैं, तो जियांग चेंग उसे देखता है और उसे गले लगाते हुए कहता है तुम कहाँ चले गए थे। इसके बाद विंग रोते हुए कहता है आप मेरे गगा नहीं हो। जियांग चेंग कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारा गगा कैसे नहीं हूँ बताओ मुझे। जिसके बाद वो कहता है आपके पापा ने मेरी मम्मा से शादी कर ली। तो जियांग चेंग कहता है तो क्या हुआ, फिर भी हम सिबलिंग्स हैं और मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर वही दादाजी को सजेस्ट करता है कि क्यों ना विंग को हम बाहर भेज दें, ताकि वो यहाँ ना रहे तो कभी प्रॉब्लम ही ना हो। और छोटा सा बच्चा विंग को जो है जियांग चेंग के कहने पे, हालांकि उसके भलाई के लिए बोला गया था, उसके दादाजी ने उसको अपने गांव भेज दिया था, जहाँ पे विंग का प्रारंभिक शिक्षा होता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। जब उसकी कॉलेज पूरी करने की टाइम आती है, जब वो 18 साल का हुआ था, तब उसे बुलाया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना आज नहीं तो कल आपका वो काल जो होता है वो पीछा नहीं छोड़ता है। वो घर आते ही उसकी मॉम, जो कि मतलब आधी डेड बॉडी हो चुकी थी, ऐसा नहीं था कि बोलती नहीं थी, अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका था,
इमोशन सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जहाँ पे वो अपनी बेटे को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी एंड देन उसके साथ रहने लगी थी, उससे बात करने लगी थी। ज़्यादा नहीं हुआ था, 1-2 महीना ही हुआ था, जहाँ पे कांगसे को विंग के साथ रहते हुए बहुत हैप्पीनेस हो रहा था। अब जियांग फिमियांग को जो जलन होता था, क्योंकि जियांग फिमियांग हमेशा कोशिश करते थे कि उसे पार्टी में लेकर जाए, उसके साथ हंस के बात करे, उसके लिए जो गिफ्ट्स लाते थे तो वो रिएक्ट करे, तो वो कभी नहीं करती थी, कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, गुस्सा भी नहीं करती थी। जैसे होता है ना, नथिंग, कोई असर नहीं हो रहा है मुझ पे, तो ऐसे ही चल रहा था। तो जियांग फिमियांग ज़बरदस्ती उनके साथ रिश्ता बनाते थे, उनके साथ रहते थे, सब कुछ करते थे, ज़बरदस्ती उसको छोड़ते ही नहीं थी, क्योंकि ओब्वियसली वो बहुत पहले से उनसे प्यार करते थे, दैट्स वाई। लेकिन दूसरा ये था कि जो हमारा विंग था, वो जब अपनी मम्मा के पास आया तो अच्छे से रहने लगे, वो बात करने लगे, सब कुछ एकदम नॉर्मल हैप्पी फैमिली की तरह, जिसे देखकर जियांग फिमियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके सामने में ही विंग को धमकी देते हुए कहता है कि अपनी मॉम से दूर रहो और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा हाल भी वही करूँगा जो तुम्हारे पापा का हुआ। ये सुनते ही विंग काफ़ी डर गया था। ऑब्वियसली विंग को डाउट तो था कि उसके पापा के साथ कुछ तो हुआ है, बट ये आइडिया नहीं था कि अंकल लेकर आए हैं। जहाँ पे वो अपनी मॉम के पीछे छुप जाता है, जहाँ पे कांगसा से कहती है मेरे हस्बैंड को मार डाला मेरे बच्चे के साथ। तो जियांग फिमियांग कहते हैं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और अगर तुम नहीं रही अच्छे से तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, समझी तुम। इतना बोल कर वो चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन से भी सेम वही पैटर्न था, जहाँ पे दादाजी विंग को बहुत प्यार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि विंग को प्यार कर रहे थे, ऑब्वियसली जियांगचिंग बड़ा बच्चा था, तो जियांगचिंग ऑफिस ज्वाइन कर चुका था, सब कोई जियांगचिंग को बहुत मानते थे, और जियांगचिंग बहुत काबिल था, उसने फैमिली को अच्छे से संभाल लिया था। वो हमेशा विंग की टेक केयर भी करता था, पैसे भिजवाता था, उससे मिलने भी जाता था, बिजनेस ट्रिप का बहाना करके, सब कुछ करके। तो फैमिली के सामने में ना जियांग फिमियांग को लगता था कि इसके बेटे को ना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, और जो हमारा जियांगचिंग है वो अपने पापा से सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। तो इसलिए उसे लगता था कि उसके बेटे के साथ भी कहीं वैसा ही ना हो जैसा कि उसके साथ हुआ, दैट्स वाई। ये भी एक रीज़न था। दूसरा, वो उसके बाद वो जो था वो मतलब जियांगचिंग जो था वो अपना काम करता था, सब कुछ, एक बड़ा मैच्योर इंसान और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो वही कर रहा था। तो जियांग फिमियांग का दिमागी कीड़ा अलग लेवल का काम कर रहा था, ठीक है, डॉक्टर के पास भेजना चाहिए उसको, खैर छोड़, चलो आगे चलते हैं। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया हुआ था, इसलिए उसने विंग को 3-4 बार डराया धमकाया, लेकिन विंग अपने दादाजी की वजह से, इसकी वजह से बच जाते थे। एक बार क्या करता है, जो हमारे जियांग फिमियांग है वो जियांगचिंग को और उसकी बाद कांगसे को, इन सबको एक पार्टी में भेज देते हैं। घर में बच गए थे विंग और दादाजी, और कोई नहीं था, कम सर्वेंट्स थे। उसके बाद जो हमारा जियांग फिमियांग है आते ही अपने पापा को वो पैरालाइज्ड होने वाला सुई देता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारा प्रॉपर्टी अभी भी उनके पापा के नाम पे था। उसको सुई दे देता है। जब उसकी मॉम उसे रोकने आती है तो अपने मॉम को धक्का देता है, जिसकी वजह से उनके सर में चोट लग जाता है यहाँ पे। तो फिर पहले तो उसके डैड को पैरालाइज करता है, मॉम को धक्का देता है, और विंग को कुछ गुंडे आए हुए थे उसको उठाने के लिए, उसको बोलता है लेके जाओ, वो उसको लेके चला जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करता है, इन दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देता है। खुद पर्सनली उसके पास आता है, जहाँ पे उन गुंडे ने विंग को मार मार के कुछ चुमर निकाल दिया हुआ था, ऑलरेडी अधमरा नहीं हुआ था, कुछ चुमर निकाला हुआ था उसका। जियांग फिमियांग आते हैं और आते ही कहते हैं जिस तरह से तुम्हारा बाप मरा ना, उस तरह से तुम भी मरोगे, जो सब कुछ है वो मेरा और मेरे बेटे का होने वाला है, और तुम्हारी माँ मेरे साथ ही रहने वाली है। ये बोलकर जियांग फिमियांग के हाथ में एक नीडल्स था, जो कि विंग को दे देता है, जिससे कि बॉडी बहुत वीक हो जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते। वो गुंडा ना विंग को फिर से पीटते हैं, बहुत ज़्यादा मार पीट के माथा हुआ था, हाथ वाथ सब तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए हुए थे। उसके बाद उसको उठा के फेंकने वाले थे कि तभी वहाँ पे जियांगचिंग आता है, आते कहता ठहरो, मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा पैसे दूंगा, इसे सूलियान के पास छोड़ कर आओ, जो कि स्टार्टिंग सीन में था हमारा, जहाँ पे वो गुंडे में से एक मान गया था एंड देन वो एड्रेस ले लेता है, और बाकी दो उसे घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। विंग वहाँ से उल्टे पैर भाग गया था हॉस्पिटल और प्लस वेन्यू, क्योंकि वो दोनों शादी वेन्यू में गए हुए थे, और वो वापस आता तो पकड़ा जाता है कि उसे पता है ये सब कुछ, जबकि जियांगचिंग को पता चल गया था कि इसके डैडी जी ने काला कारनामा किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे वो दादा को और दादी को देखता है, ठीक ठाक तो थे, पर वो होता है ना, वेंटिलेशन कर दिया गया था उनको, तो वो किसी लायक नहीं बचे थे। उसके बाद वो वापस से शादी में चला जाता है, जहाँ पे चांगसे जो थी वो जियांगचिंग के साथ अच्छा से पेश आती थी, क्योंकि उसकी मॉम भी नहीं थी, तो वो भी बचपन से ही अकेला था। तो उससे पूछती भी कि कहाँ गए थे पापा, आप इतना लेट क्यों आए हो। जियांगचिंग को अंदर से रुलाई आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन फेस पे कामनेस रखते हुए बोल देता है कि कुछ काम आ गया था, ऑफिस गया था। फिर शादी ख़त्म होने के बाद वो लोग घर आते हैं, तो पता चलता है कि विंग उसे अब्रॉड भेज दिया गया है। अब सबको पता है कि क्या ही हुआ होगा, तो जियांगचिंग चिल्लाते हुए कहता भी कि विंग कहाँ है।
जिसके बाद उसके पापा कहते हैं चुपचाप ऑफिस संभालो, और अगर उसे ढूंढने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है, और तुम भूल जाओ वो सही सलामत है, और अगर नहीं चाहती कि वो सही सलामत रहे तो मैं उसे उसके तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, मरे हुए पति के पास, समझे ना। जहाँ पे चांग से काफ़ी डर गया था। अब इतना ही नहीं, घर में तो उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, मतलब कि सासू माँ ससुर जी भी नहीं थे, तो वो और ज़्यादा डर गई हुई थी, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जो हमारा जियांग चेंग है उसके बाद धीरे धीरे करके उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसे ढूंढ रहा था। स्टार्टिंग में तो उसे नहीं मिला था। बैक टू द करंट स्टोरी, जहाँ पे जियांग चेंग को वो हॉस्पिटल में विंग का पिक्चर विंग का था, और एड्रेस में लान वांगजी का नाम लिखा हुआ था, एड्रेस था, ठीक है। जिसके बाद इधर क्रिस उसे बता देता है कि जो मिस्टर जियांग फिमियांग है वो बहुत ज़्यादा क्रूरल इंसान है, शायद साइकोपैथ भी हैं, बहुत सारे उन्होंने क्राइम किए हुए हैं। तो वांगजी कहता है कि सब चीज़ का सबूत इकट्ठा करो, मुझे जानना है। क्रिस वहाँ से चला तो जाता है, पर वांगजी ना घूर घूर कर उसको टीवी को देख रहा था। कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे बात करने की जहमत नहीं उठाई, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं भी तो देखूं लौट कर कब तक आते हो, और अगर नहीं आए तो जो मेरा है उसे मुझे अपना बनाने आता है लिटिल बाबा। ये बोलकर वांगजी गुस्से के मारे टीवी को ही फोड़ देता है। जो जब टीवी को टूटने का आवाज़ आता है तो क्रिस भाग कर आते ही कहता है बॉस। वांगजी कहता है इस पर नज़र रखो, और अगर तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो मुझसे। क्रिस भी लाइक इसका बाप कौन साइको था जो ये साइको सैया बनने के लिए तैयार है। क्रिस उसे बस हाँ करके देख रहा था। अंदर कहता है जी बॉस, मैं समझ गया। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिरर के पास खड़ा होकर के तमाम चीज़ें सोच रहा था, और उसे बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि विंग को कब से पता है कि उसका नाम वी बुशान है, और उसने झूठ क्यों बोला। अब इधर जो हमारा विंग है वो कंपनी ज्वाइन कर चुका था। जैसे कंपनी आता है उसके पापा, जो कि ऑब्वियसली चेयर पर्सन थे, एंड देन कंपनी का सब कुछ वो होल्ड करते थे। जैसे उसने विंग को देखा, अपनी चेयर को ऐसे कस के पकड़े हुए थे, ऐसे कस के पकड़े हुए थे, मानो कि मतलब उठा के फेंक के मारेंगे विंग को। फिलहाल से इतने सारे लोग थे, सब लोग विंग का स्वागत करते हैं, जहाँ पे विंग ने जियांग चेंग के प्रोजेक्ट में साइन किया हुआ था काम करने के लिए। जब वो सब चले जाते हैं तो उसके पापा आते ही जियांग चेंग का गला दबाते हुए कहता है तो तुम इसे यहाँ लेकर आए हो और तुम अभी तक जिंदा हो। विंग तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंड देन वो एकदम दीवार चिपक गया हुआ था शीशे वाले पे। जियांग फिमियांग कहते फेंक दो यहाँ से तुम्हें, हाँ। जिसके बाद जियांग चेंग कहता है आपको लगता है कि अब बच जाएंगे डैड, एक और धमाका होना बाकी है, ज़रा टीवी तो ओपन कीजिए। जब तक वो टीवी ओपन करता तब तक वहाँ पे पुलिस आ गई हुई थी। आते ही कहता है मिस्टर जियांग फिमियांग यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनते ही कहता है क्या क्या मजाक चल रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं वी फैमिली का हायर हूँ, और अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें पता है नॉर्दर्न सिटी को क्या होने वाला है। पूरा नॉर्दर्न सिटी बर्बाद हो जाएगा। हमारे रहमो करम पे पलते हो, हमारे टैक्स से तुम्हारी सैलरी जाती है, और तुम पता आई एम सो सॉरी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर मेरी ड्यूटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर वो पुलिस वाला जियांग फिमियांग को हथकड़ी लगा देता है। जिसके बाद जियांग चेंग कहता है डैड सी यू सून। ये बोलते वहाँ से चला जाता है। आते ही वो विंग को संभालता है, जहाँ पे विंग को फिर से पैनिक अटैक आ रहा था। कहता है सब कुछ ठीक है पापा, डैड अब हमें परेशान नहीं करेंगे। विंग रोते रोते कहता है और अगर डैड वापस आ गए और उन्होंने आपको और मुझे मारा तो? जियांग चेंग कहता है नहीं मारेंगे, मैंने उनका पूरा इंतज़ाम किया है। ये बोलते हुए उसे गले लगा लेता है। आते अपने सेक्रेटरी को बोलता है तुमने सब कुछ लीक किया? कहता हाँ, हमने न्यूज़ रिपोर्टर वालों को दे दिया है और जज को भी एक कॉपी भेज दी है। तो कहता ठीक है। शाम तक न्यूज़ पूरा फैला हुआ था, जहाँ पे जो उसने अपने भाई को प्लेन क्रैश में मरवाया था वो सबका रिकॉर्डिंग था फुटेज के साथ में। एंड देन कैसे वो चांगसे को डराता था, और साथ में उन्होंने अपने जो डैड को जो दिया हुआ था ना वही, अब वो भूल गया था भाई हॉल में कारनामा कर रहे हो, कैमरा तो लगे हो सकते हैं ना घर में। तो वो फुटेज भी जियांग चेंग ने इकट्ठा करा हुआ था। बहुत सारा ऐसा सबूत था। इवन कंपनी में भी जो काम सीधे तरीके से नहीं होता था जियांग फिमियांग टेढ़े तरीके से करते हुए, तो उनके खिलाफ इतना सारा सबूत था कि किस किस को वो ढकते जाएंगे। अब जियांग चेंग को पता है कि जो कंपनी का रेपुटेशन है वो डाउन होगा, शेयर्स डाउन होंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये था कि इस कंपनी से काल हटेगा, मतलब ऐसा शख्स हटेगा जिसने बहुत क्राइम किया है, अपनी वाइफ को मारा। सबसे मेन जियांग चेंग को गुस्सा इसलिए आता था अपने डैड पे क्योंकि उसने उसकी मॉम को मार दिया। गलती तो उसके डैड ने की थी, उससे शादी करके सेक्रेटरी से शादी किया, बच्चा पैदा किया, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया था क्या? तो ये सारी चीज़ें जियांग चेंग के अंदर भी खुन्नस भरा हुआ था। अब यहाँ पे
कांगसे ने कभी भी जियांगजेंग के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो कांगसे का इलाज कर रहा था सिक्योरिटी, ताकि वो ठीक हो जाए। तब जाकर वो विंग को देखकर नॉर्मल बिहेव कर पा रही थी, वरना दवाई दे दे करके तो चांगसे को भी उसने आधा डेड ही कर दिया था। ये सारे सबूत दे देने के बाद जियांग फिमियांग ऑलरेडी वो है था ना, सीधे गर्त में फंस चुका था, जहाँ से बाहर ही नहीं आ सकता था। वो एक झूठ बोलेगा, दूसरा सामने, दूसरा बोलेगा, तीसरा सामने, ऐसे करके ये सब कुछ ना जियांग फिमियांग भी पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे देख रहा था और अपने मन में कह रहा था, तो मैंने एक सपोले को पाल रखा था जिसने मुझे ही डस लिया। आखिरकार मुझे लगता था कि मेरा बेटा मुझे समझेगा और इस कंपनी को मैं और वो चलाएंगे, लेकिन उसने तो मुझे ही डस लिया। ये बोलते हुए वो अंदर चला जाता। अब कोई चांस नहीं था तब तक कि उसके लॉयर से बात करके बेल ना कराया जाए, वाटेवर जो भी, पर पूरे चाइना में ये थू हो रखा था। सुबह में विंग को वो प्रेसिडेंट बनाया था, सामने ये तगड़ा वाला न्यूज़, दोनों न्यूज़ एक साथ चल रहा था, तो रेपुटेशन डाउन होने की जगह पे अब भी नहीं हो रहा था, बैलेंस बना के चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली नया प्रेसिडेंट भी आया हुआ था जो कि सेकंड हायर था। एंड देन ये तो उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हुआ था। जिसके बाद जियांगजेंग विंग को काम करने के लिए बोलता है। अब विंग ने वांग जी के साथ में ट्रेनिंग ली हुई थी, इसलिए जब वो काम करता है तो उसके लिए पूरी टीम हायर की गई थी और जियांगजेंग वहाँ से चला गया था। लेकिन विंग को कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो जब 2 दिन तक वो लगातार खुद से ही काम कर रहा था तो जियांगजेंग को पता चलता है कि उसकी टीम मेंबर्स उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने नहीं दे रहे किसी को। तो जियांगजेंग खुद इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो जब देखता है तो भाई साहब उसने बहुत अच्छा एक सीट भी बनाया हुआ था, एनालिटिक्स सब कुछ, रिपोर्ट अच्छा निकाल के रख दिया हुआ था। पूरा फाइल चेक करने के बाद कहता है, बाबा ये तुमने कहाँ सीखा? तो विंग बता देता है कि मिस्टर लान से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बिजनेस कैसे चलाना और ये क्या सब कुछ। जिसके बाद जियांगजेंग कहता है, तो तुम अपने उस और गुग्गा से मिलने नहीं जा रहे हो? विंग कहता है, पहले यहाँ पे सब कुछ करके सेटल हो जाओ फिर जाऊँगा। तो उसके बाद वो हंसने लगता है। जिसके बाद जियांगजेंग और विंग मिलकर उस कंपनी को चलाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे शेयर्स गिरे थे सब कुछ, तो धीरे धीरे करके उसे रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट विंग को वांग जी के घर से गए हुए 3 मंथ हो चुके थे और वांग जी अब भी स्टिल इंतज़ार कर रहा था कि अब आएगा अब आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वांग जी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, न्यूज़ आती रहती थी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डेड, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डेड सब कुछ। इवन जियांगजेंग से उसका सामना हमेशा होता था, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन था और ये भी बिजनेसमैन है, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जियांगजेंग का भाई निकलेगा। तो जियांगजेंग से उसका सामना होता था तो वांग जी गुस्से के मारे उसको बस घूर के देखता रहता था। जियांगजेंग कितनी बार उससे बात करने की कोशिश करता था, वांग जी भी लाइक कौन हो तुम, अवॉइड मार के भाग जाता था। क्रिस को भी मना कर रखा था कि उसके आसपास ये में से कोई नहीं आएगा, वो बस वेट कर रहा था कि वो आता भी है या नहीं। इसके बाद हमारा वांग जी एक्शन करने वाला था। 3 मंथ हो चुके थे, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज बारिश हो रही थी तो वांग जी हॉल में बैठ के सिगरेट पी रहा था। अंकल खाना वगैरह रख के चले गए थे, क्योंकि वांग जी ने बोला था उसे नहीं खाना। आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज भी उसने जियांगजेंग को मीटिंग में देखा हुआ था, जब वो लोग बोर्ड मीटिंग के लिए आते हैं ना तब, या कोई टेंडर के लिए आते हैं तब, लेकिन उसके साथ विंग नहीं था। तो वो चाहता था कि शायद विंग आए और वो उसे देखे, तो विंग ऑफिस में था, वो नहीं आया था, जहाँ पे जियांगजेंग उसे आकर मोक करते हुए गया था। थैंक यू सो मच, अगर आप इतना ज़्यादा बोली नहीं लगाते तो मुझे ये नहीं मिलता मिस्टर लान। एंड हाँ, थैंक यू सो मच मेरे भाई की हेल्प करने के लिए। पहला वाला तो ठीक था, दूसरा वाला बोलने का हमारे वांग जी को जो छौं उठा, ना सुधर भी तो ऐसे ना शोल्डर से इसे पुश करते वहाँ से चला जाता, जहाँ पे जियांगजेंग कहता है आग दोनों तरफ लगी है, मुझे लगा था मेरा भाई बुद्धू है, पर ये तो बहुत बड़ा। ये बोलकर जियांगजेंग आते ही कहता है, आई थिंक से तुम्हें उसे मिलकर आना चाहिए। जिस पे विंग कहता है, और वो क्यों भला? फिर वो बोल देता है जो भी हुआ था। जिसके बाद विंग भी लाइक, खग्गा आपने ये क्या किया? कहता क्यों, अब तो 3 मंथ हो गए हैं बाबा, जिनसे हम प्यार करते हैं उसे अपनी लाइफ से दूर नहीं करते, बैलेंस बना के चलना होता है, ओके ना? जिसके बाद विंग कहता है, क्या सच में? कहता जिसके बाद विंग कहता है, थैंक यू सो मच पक्का। ये बोल कर वो नीचे जा रहा होता है तो जियांगजेंग कहता है, मेरी कार। तो विंग कहता कार, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, ये लो चाबी। विंग कहता है थैंक यू, कैच करते हुए चाबी लेकर वो भाग जाता है जहाँ से वो वांग जी को मिलने जा रहा था। बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी, थंडर भी हो रहा था। विंग तो अपना कान बंद किए हुए था, लिटरली उसे नहीं जाना था, बट फिर भी वो जा रहा होता है। उसके बाद जो हमारा वांग जी है वो बैठ के एकदम पी रहा होता है। कार रुक जाती है और गेट को खोलते ही विंग जब आता है तो पूरा गीला हो चुका था, ड्राइवर वहाँ से चला गया था। अचानक से गेट खुलने की वजह से वांग जी कहता कौन है? विंग धीरे धीरे गीले बॉडी के साथ में अंदर आती कहता है कगा। वांग जी उसे ना अभी भी गुस्से के मारे घूर कर देख रहा होता है। कहता है ओह, तो तुम्हें मेरी याद आ गई? वैसे बताओ झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है? विंग
आओ देखता है ना तो उसे पता है वांगजी बहुत गुस्से में है, इसलिए सीधे उसके गोद में जाके चढ़ जाता है। वांगजी कहता है क्या कर रहे हो तुम, पर इससे पहले आगे कुछ बोलता विंग उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब हम कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद वांगजी उसे धक्का देता है तो विंग पीछे से हक करते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए गग्गा, आपको याद है मैं कौन हूँ। जिसके बाद वांगजी कहता है नहीं। तो विंग कहता है मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने आज से कई सालों पहले एक छोटा सा टॉफ़ी दिया था जब मैं 5 साल का था। जहाँ पे वांगजी को अभी भी वो बच्चा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसे देखा था तब भी उसे लग रहा था कि मैंने किसी कहीं तो देखा है। वांगजी को स्टिल अभी भी याद है जहाँ पे वो बहुत रो रहा था। तो वांगजी उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है हे सिली बॉय, तुम्हारी ये गोल गोल चबी चबी से चिक्स में से खा जाऊँगा। जहाँ पे विंग हंस ही नहीं रहा था। लास्ट में वांगजी का पॉकेट में एक टॉफ़ी था, वो भी किसी लड़की ने उसे अप्रोच करते हुए दिया हुआ था। तो वांगजी ने उस टॉफ़ी उसे दे देता है खोल के, उसके मुँह में डालते हुए कहता ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ऐसे ना जैसे सिगरेट जलाते वैसे ऐसे जलाकर उसे देता है। जहाँ पे विंग हंसने लगा था उसके बाद कहता है तुम्हें याद रहेगा मैं कौन हूँ। जहाँ पे विंग कहता तो वांगजी से कहता मेरा नाम वांगजी है, मुझे वांगजी और गग्गा बुला सकते हो, है ना। उसके बाद उसकी टीम जब उसे आवाज़ देती है तो वांगजी उसे बाय बोलकर चला जाता है। जब वांगजी को ये सभी चीज़ें याद आती है उसे खींच कर आगे करते हुए कहता है तो तुम वही हो, मुझे लग रहा था कि तुम वही हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे भी समझने में बहुत टाइम लग गया, जब तक कि मैंने आपका वो पैंट और टी शर्ट नहीं देखा था। अब तो आप मुझे पनिश करोगे ना। जहाँ पे वांगजी कहता है बहुत अच्छे से। ये बोलते हुए उसे अपने कंधे पे टांगते हुए बेड में आगे फेंकता है, अच्छे से फेंकता है। तो विंग कहता मेरे कपड़े गीले हैं। वांगजी फटाक उसके कपड़े को रिमूव कर देता है, पैंट खोल रहा था। विंग कहता गग्गा मुझे शर्म। वांगजी कहता है लाइट ऑफ कर देता हूँ। इतना बोलकर लाइट ऑफ करके कपड़े उतार देता है। वांगजी भी अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर जैसे ही आता है कंबल अपने ऊपर ले लेता है, फिर लाइट ऑन कर देता है। तो विंग कहता ये वांगजी कहता है मुझे तुम्हें देखना है, तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें पनिश करना है और अब तुम बड़े भी हो गए हो, है ना। जिसके बाद विंग शर्माते हुए कहता फिर वांगजी भाई साहब जो विंग को समझ ही जाओ एवरीडे मीन्स एवरीडे, ठीक है। फिर वांगजी और विंग के बीच में हॉट सीन क्रिएट होता है। हॉट इंटीमेसी ख़त्म होने के बाद वांगजी विंग को पकड़े हुए था। जहाँ पे उससे कहता है तुम्हारे हाथ पर बांध के यहीं पे छुपा दूंगा मैं तुम्हें। विंग कहता है आपको पता है। फिर वो अपने डैड के बारे में सब कुछ बताता है, फिर कैसे उसके डैड ने उसके डैड को मार डाला वो बताता है, मतलब जंग फिमियांग ने कैसे उसके अपने पापा को मार डाला वो बताता है, गग्गा ने कैसे उसकी हेल्प करी, तमाम चीज़ें जो कुछ भी था वो सब कुछ बता देता है। तो वांगजी सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद विंग फटक से कहता है मेरे टिकट को कहाँ है। तो वांगजी हंसते हुए कहता है अब जाकर तुम्हें उसकी याद आई, मैंने उसे बेच दिया। विंग कहता नहीं मुझे वापस चाहिए प्लीज़। वांगजी कहता है शांत रहो, मैंने उसे तब तक के लिए शेल्टर में दिया हुआ है, तुम नहीं थे तो उसकी टेक केयर कौन करता। इसका विंग कहता है मैं आ गया ना, अब मैं उसकी टेक केयर करूँगा। वांगजी कहता है तुम उस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। विंग कहता है तो क्या हुआ, मैं तो आपका लिटिल बाबा हूँ ना, मुझे आपके साथ रहना है। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए कहता है सच में, तो इस बार बिना बताए कब जा रहे हो। विंग कहता है वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, गग्गा ने कहा था इम्पोर्टेंट है आना पड़ेगा, सब कुछ चेंज होने वाला है। मुझे समझ नहीं आया था लेकिन उनका ये मतलब था। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जैसे कि आपने मुझे बचाया, एक स्ट्रेंजर को बचाया। आप मुझे चाहते तो नहीं भी बचा सकते थे। वांगजी कहता है हाँ जब तक कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ अलग सा एहसास न होता। मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रहा था पर अचानक से मुझे घबराहट हो रही थी, दिल धड़क रहा था बेचैनी में। तुम्हें पता है मैं बचपन से अभी तक सिर्फ उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें विंग। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, क्या ये इसीलिए। विंग कहता है फिर तो मैं बहुत लकी था क्योंकि मैं सीधे आपकी कार पे टपका, है ना। वांगजी कहता है सारा मुझे अब भी वो मंजर याद आता था, मुझे लगता है जैसे कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तो सीन देखकर मुझे डर लगता अगर कुछ और होता तो, कहीं तुम विंग कहता गग्गा प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये बोलकर जो हमारा वांगजी था विंग को देख रहा था और विंग उसे गले लग जाता है। जहाँ पे वो दोनों आराम से सोए हुए थे। जहाँ पे वांगजी से कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा, लेकिन हाँ अपने भाई को मत बताना। जिसके बाद विंग कहता है वाह तो फिर हम राइवल्स होने वाले हैं। जिसके बाद वांगजी कहता है राइवल माय फुट, तुम्हारे भाई से मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और दूसरी बात ये कि तुम मेरे हो तो याद रखना। तो विंग कहता है मैं याद रखूँगा, बिजनेस बीच में नहीं आएगी। इसके बाद वो दोनों वापस से किस करते हैं एंड देन एक दूसरे को हक किए हुए थे। अगले दिन वांगजी विंग के लिए सूट ऑर्डर कर देता है, क्रिस को बोलता है लेकर आने। तो पहले तो क्रिस को समझ नहीं आया भाई 2 साइज छोटा क्यों मंगा रहे हैं। फिर वो जब लेकर आता तो उसे देखते कहता विंग
उतना ही नहीं, बटलर अंकल जब देखते हैं विंग को ऊपर से नीचे आते हुए, प्लेट पटकते हुए आते हैं, कहते हैं बाबा। विंग उछलते उछलते आता है और गोद में चढ़ते कहता है अंकल। अब जाकर वांग जी को जो छाँव उठा। इधर क्रिस पे आके लपकते हुए कहता विंग। अब वो दोनों ऐसे कूद रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी भी लाइक भाई मुझे देख लो, मैं पीछे खड़ा हूँ। जहाँ पे वो दोनों जब देखते तभी लाइक हम बस खुश थे बॉस। और अंकल हान कहता है मुझे अच्छा लगा बाबा, अब उतर जाओ वरना कल्याण हो जाएगा सबका। विंग उतरते हुए कहता है गगा कुछ नहीं बोलेंगे है ना गगा। वांग जी को जो जल रहा था अंदर से, झलकूक रहा। वांग जी बिहार से कहता है आखिरकार अंकल जो है ना अंकल। अंकल समझ गए थे बच्चा तुम हट जाओ, इसी में हमारी भलाई है। फिर कहता विंग बैठो बैठो। फिर सबके लिए वो बनाता है। एंड देन कहता मुझे पता रहता तो मैं तुम्हारे लिए सी फूड बनाता। तो विंग कहता है अब तो रोज़ बनाना पड़ेगा, मैं तो यही हूँ। तो वांग जी उसे देख रहा होता है और अब बटलर अंकल वांग जी को देखता है, कहता अब यही रहेगा और हाँ इसके पैर में ना एक ट्रैकर बांध दो। जिसके बाद विंग कहता नहीं नहीं मैं कैदी थोड़ी हूँ, मुझे ट्रैकर क्यों बांध रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सच्ची में नहीं जाऊँगा। अब तो आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ, तो अब मुझे तो ढूंढ ही लोगे ना। जहाँ पे वांग जी कहता है फिर भी क्रिस 2 वॉच मंगाओ। और इसे 1-2 ठीक है ना। अब फ़ोन में तुम नेविगेशन ऑन रखोगे, लोकेशन ऑन रखोगे, और अगर गड़बड़ की तो आप जो बोलेगे मैं सब कुछ करूँगा, सच्ची गगा। उसके बाद वो लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। क्रिस सारा चीज़ इंतज़ाम कर दिया हुआ था। वांग जी खुद उसे रेडी करके नीचे लाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। बहुत ही क्यूट प्लस हैंडसम लग रहा था। वांग जी उसके गले में एक पेंडेंट डाल देता है। हालांकि वो जो लोकेशन वगैरह था वो सब कुछ पेंडेंट में ही था। वॉच तो नाम के लिए था ताकि विंग को कभी पता ही नहीं चले, ठीक है। फ़ोन में भी लोकेशन ऑन कर देता है। वांग जी उसे कहता देखो मैंने भी वेयर किया हुआ है। विंग कहता थैंक यू सो मच गगा, तो हम कपल्स हैं ना भाई साहब। वांग जी मुँह बनाते हुए कहता चलो अब। इसके बाद अंकल कहते हैं बाबा रात को क्या खाओगे। विंग कहता सी फूड। वांग जी मुँह बनाते हुए कहता उसमें वेजेस भी चाहिए। जिसके बाद वो कहता विंग कहता पर मुझे वेजेस। जी कहता तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। कहता हाँ मुझे रहना है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। वांग जी पर्सनली विंग को छोड़ने आया था, जहाँ पे जियांग चेंग उसे देखता है। विंग ऐसा उछलते हुए जाता है, गग्गा गग्गा बोल के उसे गले लग जाता है। जहाँ पे कहता है सब कुछ ठीक था। विंग कहता उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। फिर उसे हटाते हुए कहता है हेलो मिस्टर लान। वांग जी उसके साथ हैंड शेक कर रहा था। भाई हैंड शेक कम वॉर ज़्यादा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए घूर रहे थे। जहाँ पे जियांग चेंग कहता है बिजनेस में तो हम डाइवॉल्स हैं, वो अलग बात है, पर रियलिटी में मेरा भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आज से वो आपका है, इसका ध्यान रखिएगा मिस्टर लान। जो बोलकर विंग को अपने पास इशारा से बुलाता है। विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देते हुए कहता है मेरा भाई बहुत प्रीशियस है इस दुनिया में, इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरा अपना, तो ध्यान रखिएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुम नहीं भी कहते तब भी रखता, वैसे याद रखना ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। जहाँ पे विंग भाई साहब उसके गाल कान लाल सब लाल हो गए थे। और जियांग चेंग हंसते हुए कहता है अभी टाइम है, इसे तब तक फ्यूचर बनाने देते हैं। जहाँ पे वांग जी को भी पता है स्टिल अभी विंग 20 साल का है, पर उसके साथ रहेगा यही काफ़ी है। तो कह देता वेट एंड वॉच। ये बोलकर वांग जी हाथ छोड़ देता है। जहाँ पे जियांग चेंग कहता है जल्दी आना, 2 मिनट है तुम्हारे पास, मीटिंग स्टार्ट होने वाली। विंग कहता अभी आया। जहाँ पे विंग इसके सामने था। वांग जी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है याद रखना तुम मुझे बिलोंग करते हो है ना। जिसके बाद विंग कहता है मुझे पता है कि मैं आपको बिलोंग करता हूँ काका। ये बोलकर वह स्माइल करते हुए उसे देखता है। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करते किस करता है। किस भी लाइक मैंने कुछ नहीं देखा, आप कैरी ऑन कर सकते हो लबो। ये बोलकर पीछे पलट जाता है। जिसके बाद वो किस करते कहता है मैं रात को वेट करूँगा। विंग कहता है बाय बाय। वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी और क्रिस भी वहाँ से ऑफिस के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे जाते वक्त वांग जी उस बिल्डिंग को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जियांग चेंग के साथ में उस मीटिंग में शामिल था, जहाँ पे जियांग चेंग उसे लीड कर रहा था और विंग उसका सपोर्टिंग सिस्टम बन के उसके साथ खड़ा था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।